गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। हंसती मुस्कुराती एक नई सुबह का आगाज। उम्मीद है आप सबने नाश्ता कर लिया होगा और बहुत से लोग अपने काम पर जा चुके होंगे, अपने ऑफिस में मौजूद होंगे और साथ साथ काम भी कर रहे होंगे, साथ में हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। तो जब सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ साथ देखने वालों के दिन का आगाज भी बहुत अच्छा खूबसूरत होना चाहिए, बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। तो मेरे पास एक बड़ी जबरदस्त गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जनाब पायमिक का आगाज हो चुका है। जिससे कुछ दिन पहले हमने इसके लिए सेगमेंट भी किया था कि पायमिक अमन मशकों का आगाज होने जा रहा है, जो कि आज हो चुका है। एक पुरवकार जबरदस्त खूबसूरत तकरीब सुबह सवेरे सजाई गई थी कराची में। 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क का आगाज है ये, और परचम कुशाई से इसका आगाज किया गया। तलावत कलाम पाक भी हुई। 50 से जायद ममालिक के परचम एक साथ फजा में लहराए गए, जिसके बाद फजा में गुब्बारे भी छोड़े गए। बड़ी रंगारंग खूबसूरत तकरीब थी और बहुत से ममालिक जो इसमें शरीक हैं, उसमें मंदूबीन भी शामिल हैं, दिफाई साजो सामान भी शामिल है। इसके अलावा एक दूसरे के कल्चर्स को जानने का भी मौका मिलता है इन अमन मशकों से। और हर 2 साल के बाद इनका इनेकाद किया जाता है। और पहली जो अमन मश्क थी 2007 में इसका आगाज किया गया था। और बहुत से ममालिक जो मौजूद हैं, 50 से ज़ायद ममालिक जो इस वक्त अमन मशकों में शिरकत कर रहे हैं, इनके दरमियान हम आहंगी, अमन का फ़रोग़, खित्ते का बहरी इस्तेहकाम, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियतों में इजाफा और पाकिस्तान के मुस्बत तसव्वुर को उजागर करना, ये सारे मकासद हैं जो कि मद्देनज़र रखे गए हैं। इन कसीरुल कौमी बहरी मश्क में मुख्तलिफ ममालिक की बहरी अफवाज के जहाज़ शामिल हैं, एयरक्राफ्ट हैं, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज शरीक होती हैं। हर खित्ते से बेहतरीन बहरी अफवाज को एक जगह इकट्ठा करना यकीनन पाकिस्तान और बहरिया के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और इसका जो मोटो है वो है अमन के लिए मुत्तहिद, जो इसके हकीकी तसव्वुर को खूबसूरती से बयान करता है। तो ये जनाब जो जो हमारे पास अपडेट्स आती जाएंगी, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। 14 फरवरी तक ये अमन मशकें जारी रहेंगी और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। और एक एयर शो जो कि आम शहरियों की तवज्जो का मरकज़ रहता है, वो भी इसका हिस्सा होगा। वो मेरा ख्याल है आखिरी दिन होगा या उसका स्केड्यूल भी मौजूद है, तो वो भी जैसे ही आएगा तो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। अब चूंकि बात हो रही है अमन मशकों की, बात हो रही है पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज की, तो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज, पॉजिटिव इमेज के लिए एक और बड़ी अहम चीज़ होती है, वो होती है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। और जब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होती हैं तो नेशनल स्पोर्ट्स भी बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। किसी भी हवाले से स्पोर्ट्स का जिक्र हो, लेकिन उसकी खूबसूरती क्या होती है कि बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान में मौजूद हों जो खेल रहे हों और पूरी दुनिया उनको देख रही हो। देखने वाले समझ गए होंगे, सुनने वाले जानते होंगे कि मैं PSL की बात कर रही हूँ। और PSL सीज़न 8 का आगाज़ 13 फरवरी से मुल्तान में होने वाला है, जिसके लिए ट्रॉफी की रोनुमाई की गई है। अब इस ट्रॉफी की खास बात क्या है कि जनाब ये 25 कैरेट सोने से बनाई गई है। 22 कैरेट तक का तो मुझे पता था जिसकी ज्वेलरी वगैरह बनती है। 25 जो है मेरा ख्याल है ज़्यादा खालिस सोना होता है। खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी इसकी रोनुमाई कर दी गई है। और इसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग इस इवेंट में शरीक भी हुए थे। दोबारा ये ट्रॉफी पेश नहीं की जाएगी, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के पास ही रहेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 की इफ्तिताही तकरीब जो है वो अभी 13 फरवरी को मुल्तान में होना है, तो उसके बाद ही मैचेस का भी आगाज होगा। मुअज़्ज़मुद्दीन की हमारे पास एक खूबसूरत रिपोर्ट है। मुअज़्ज़मुद्दीन ने क्या हकायक इकट्ठे किए, किस तरह इस तकरीब को कवर किया, आपको दिखाते हैं। सुपर लीग सीजन 8 की ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब शालामार बाग लाहौर में मुनक्किद हुई। रंगारंग तकरीब में ट्रॉफी को शाही अंदाज में लाया गया। ट्रॉफी का नाम सुपरनोवा ट्रॉफी रखा गया है और ये ट्रॉफी पाकिस्तान में बनाई गई है। 24 कैरेट सुपरनोवा ट्रॉफी के 3 सतूनों पर 9,907 जिरकॉन पत्थर लगाए गए हैं, जो कि कौमी टीम के नारे इत्तेहाद, जोश और जज्बा और ताकत की निशानदेही करते हैं। ट्रॉफी की रोनुमाई के मौके पर PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी का कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग को मजीद बड़ा और कामयाब बनाना हमेशा से अवलीन तरजीह रही है। सुपरनोवर होता है वो स्टार जो सबसे बड़ा स्टार होता है, और ये PSL जो है स्टार स्टडेड PSL है। सब सितारे हमारे। बहुत से लोगों की अब ख्वाहिश होगी कि हम जाके देखें तो सही ये शालामार गार्डन्स क्या है। तो मैं समझता हूँ इस किस्म की चीज़ें हमें करनी चाहिए, अपने कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए अपने नए प्रोजेक्ट्स के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की ट्रॉफी के पिछले सतून पर इजाफी क्रिस्टल लगाए गए हैं, जो कि इवेंट को कामयाब बनाने की लगन और मेहनत की निशानदेही करते हैं। रोनुमाई की तकरीब के मौके पर शुएब मलिक, शान मसूद समेत तमाम टीमों के नुमाइंदगान मौजूद थे। जनाब रिपोर्ट आपने देखी। अब चूंकि स्पोर्ट्स का जिक्र हो रहा है तो ओलंपिक्स को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं।
ओलंपिक्स का आगाज भी होने वाला है, लेकिन इस बार खास बात यह कि एक सदी के बाद 100 साल के बाद फ्रांस इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। पेरिस में जो है ये इवेंट होगा इस दफ़ा, और 2024 में होना है ओलंपिक्स ने। इसके लिए लुक्स क्या होंगी, मकामात क्या होंगे, इसके इंतजामात क्या होंगे, इन सारी चीज़ों को हतमी शक्ल अभी से दे दी गई है। हालांकि अभी बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन जाहिर है वो ज़रा एडवांस में तैयारी करेंगे। एक सदी के बाद किसी भी खेल का मुल्क में आना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी मुनफरिद बात होती है। और ये जो मुकाबले होने जा रहे हैं फ्रांस में, इसमें क्या होगा कि जनाब आइकॉनिक साइट्स जो है पेरिस की, उसमें आईफिल टावर भी है, किनकार्ड भी है, स्क्वायर पर मौजूद मखरूती मीनार भी है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि दिखाई जाएंगी। अच्छा, ये तो स्पोर्ट्स की बात तो मैंने कर दी। अब खेलों के लिए, सेहतमंद सरगर्मियों के लिए आपकी अच्छी खुराक का होना ज़रूरी है। प्रोटीन भी आपने लेना होता है, कार्ब्स भी लेने होते हैं, विटामिन्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन प्रोटीन का एक बड़ा अच्छा सोर्स दालें। दालों का आज जनाब दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और जब भी कोई दिन मनाया जाता है तो उसका मकसद यही होता है कि आप उसके बारे में ज़्यादा जान सकें। घरों में क्या होता है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो दालें नहीं खाते। हर दाल के अंदर गोश्त डाला जाता है, हर दाल के अंदर कोई सब्ज़ी मिक्स की जाती है, या समटाइम्स दालें पकाने से अवॉइड किया जाता है, जबकि ये बड़ा बेहतरीन सोर्स होता है प्रोटीन का भी, और बहुत सारे विटामिन भी इसमें होते हैं। तो दालें खाना भी बड़ा ज़रूरी है, और खाने के लिए पकाना भी बड़ा ज़रूरी है। और एक जो मेरी फेवरेट डिश है वो है हलीम, जो कि दालों से बनती है। उसमें ज़ाहिर है गोश्त भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन दालों की अहमियत की बात हो रही है तो इससे पहले कि मैं दालों की सारी डिशेस गिनना शुरू कर दूं, मुझे चने की दाल का हलवा भी याद आ रहा है। हम मुल्तान से शिराज दुरानी की रिपोर्ट देख लेते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के 2030 के एजेंडे का बुनियादी मकसद आलमी अमन को मजबूत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। दालें 11,000 साल कबल इब्तदाई अनाज के साथ काश्त की जाने वाली अवाइल फसलों में शामिल हैं। दुनिया के 169 ममालिक में पैदा होने वाली इस अहम जिन्स का गुज़श्ता साल पैदावारी हजम तकरीबन 9.5 करोड़ टन रहा। इंसानी खुराक का लाजमी जुज़्व होने के बावजूद इसकी ग़िज़ाई कदर को तस्लीम नहीं किया जाता। दालों की पैदावार के लिहाज से 21वें नंबर पर होने के बावजूद पाकिस्तान का हिस्सा आलमी पैदावार में 1% से भी कम है। ये एक बहुत अहम ग़िज़ाई अजनास हैं जिसकी अहमियत हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जहाँ पर हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी चल रही है। प्रॉपर सीड सिस्टम जब तक इसका डेवलप नहीं होगा और फार्मर्स को मोबिलाइज़ नहीं किया जाएगा कि वो इसकी पैदावार को बढ़ाएं, तो ये हम पैदावार में इजाफा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में दालों की सालाना पैदावार तकरीबन 8 लाख टन है, जबकि मुल्क की ज़रूरियात 16 लाख टन से ज़्यादा है। तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए सालाना 200 अरब रुपए की 8 लाख टन दालें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक से दरामद की जाती हैं। मुल्क में दालों का फ़ी का इस्तेमाल तकरीबन 7 किलोग्राम सालाना है। इसमें प्रोटीन और पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जो ब्लड शुगर और इंसुलिन की सतह को मुस्तहकम करने, दिल, हाजमा और पट्ठों के बेहतर अफ़ाल के लिए निहायत मुआविन है। पाकिस्तान में दालों को महफूज करने, इसकी पैदावार बढ़ाने और कीमत कम करने की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। जनाब, दालों पे रिपोर्ट आपने देखी। ज़ाहिर है पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है तो बेतहाशा दालें पाई जाती हैं, हर तरह की दालें, चने की दाल, माश की दाल, मूंग, मसूर, पता नहीं कौन कौन सी दालें होती हैं। तो इसलिए आपने हलवे भी खाने हैं, आपने दाल गोश्त भी खाना है, दाल सब्ज़ी भी खाना है, और आपने हलीम भी खानी है। लेकिन दालों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आपने शामिल रखना है, और अपने बच्चों को भी अच्छे अच्छे से खाने बना के देने हैं ताकि वो भी दालें खाएँ और ज़रा उनको पता चले कि दालों के कितने फ़ायदे होते हैं। एनीवेज़, एक और ख़बर शेयर करते हैं आपके साथ गूगल से रिलेटेड। गूगल मैप्स का एक नया फीचर आया है। अब पहले क्या होता था, हम कहीं भी जाने के लिए मैप पे लोकेशन डालते हैं, हमारे पास एड्रेस तो आ जाता है, लेकिन ज़ाहिर है हम उस जगह को विजिट नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कैसी है। तो जनाब गूगल ने क्या किया है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर दिया है, और गूगल मैप्स में जो फीचर मुतारिफ कराया उसमें स्ट्रीट व्यू के इस्तेमाल का तजुर्बा जो है वो अब आप कर सकेंगे। इस फीचर के लिए गूगल की जानिब से स्ट्रीट व्यू और फ़ज़ाई तस्वीर को मिला के किसी जगह के 3D मॉडल्स को तैयार किया जाएगा, जिससे सार्फिन को किसी भी मकाम के बारे में ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। और डायरेक्शन का नया फीचर भी आ चुका है, यानी अब आपको डायरेक्शन भी मिलेगी, उस जगह का व्यू भी मिलेगा, और आप जाने से पहले ही विजिट कर चुके होंगे, वर्चुअल सैर कर चुके होंगे कि वहाँ पे जो सराउंडिंग्स हैं वो किस तरह की हैं, आपके राइट लेफ्ट किस तरह के मकान बने हुए हैं, क्या क्या चीज़ें, सब आपको पता चल जाएगा। और क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जिक्र हो रहा है, तो हम बात कर लेते हैं एक मल्टीटास्किंग क्वांटम कंप्यूटर बनाने की
एक और कदम हम करीब आ गए हैं। साइंसदानों ने नया तजुर्बा किया है जो आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। आने वाले वक्तों में क्वांटम कंप्यूटिंग मौसर तरीके से दुनिया और हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती है। ससेक्स यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने रिकॉर्ड स्पीड और एक्यूरेसी के साथ क्वांटम इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर चिप्स में मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की है। कंप्यूटर साइंसदान गुज़श्ता 20 सालों से क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दौड़ में मसरूफ़ हैं और अभी वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। यानी मुझे तो लगता है कि पहले तो हम क्लिक करते थे और चीज़ें हमारे सामने आती थी, अब हम सिर्फ सोचेंगे और क्लिक करने के करीब ही होंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। ज़ाहिर है इंसानी जहन में बहुत फुर्सत मौजूद है, बहुत तरक्की कर रहे हैं हम, बहुत सी नई नई चीज़ें रोज़ दरियाफ्त होती हैं और ये जो नई नई दरियाफ्तें हैं ये हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाती हैं लेकिन हमें डिपेंडेंट भी कर देती हैं। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो ये भी इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली। अब टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें आसपास के मुल्कों की खबरें भी मिल रही होती हैं, हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। कुछ ही दिनों के बाद मुझे देखने वालों को ज़रूर पता होगा, ख़ास तौर पे जो नौजवान तबका मुझे देख रहा है उनको ज़रूर पता होगा कि 2-3 दिनों के बाद वैलेंटाइंस डे आने वाला है 14 फरवरी को। और इस दिन के हवाले से मेरे पास इंडिया से खबर है, इंटरेस्टिंग भी है, मुझे समझ नहीं आती इस खबर पे रोया जाए या हंसा जाए या क्या किया जाए। जनाब, इस रोज़ लोग अपने चाहने वालों को फूल, चॉकलेट और दीगर तोहफे देते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी अपने शहरियों को गाय से इजहार मोहब्बत करना होगा और उसे गले लगाना होगा। यानी उन्होंने क्या कहा है कि स्विट्ज़रलैंड की एक मशहूर बेकरी को अपनी मज़ीद मशहूरी के लिए काम सूझा कि उन्होंने दुल्हन का सफ़ेद लिबास भी बनाया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो बड़ी मज़ेदार सी बात थी ना, ये मेरे लिए बहुत मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे हंसूँ या रोऊँ या क्या करूँ कि जनाब इंडिया में गाय से मोहब्बत करनी होगी, उसी से इज़हार मोहब्बत करना होगा, फूल, तोहफे, चॉकलेट सारी चीज़ें अपने गाय को देनी होंगी। अच्छा, ये जो मैंने स्विट्ज़रलैंड की बेकरी की बात की है ना, मेरी 2 खबरें मिक्स हो गई थी, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है। स्विट्ज़रलैंड में क्या हुआ है कि ये ज़ाहिर है वैलेंटाइंस डे के लिए भी ये तो काम आएगा जो उन्होंने खूबसूरत सा केक बनाया है दुल्हन की तरह का, लेकिन जिन लोगों की शादियां हो रही हैं उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम होगा। उसमें क्या है कि एक ऐसा लिबास है जो इसका फ्लेयर वाला हिस्सा है फ्रॉक का, वो पूरा केक के साथ बना हुआ है और जो इसके ऊपर शर्ट वाला हिस्सा है ये कपड़े का बना हुआ है। इसकी तस्दीक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी कर दी और इसका वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी है। ये जो केक है तकरीबन 289 पाउंड्स जो है वो इस लिबास का वज़न हो गया और 130 किलोग्राम जो है वो वेट बनता है इसका। वेरी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, अब ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि इससे पहले हम वैलेंटाइंस डे के हवाले से भारत का जिक्र कर रहे थे। तो भारत में क्या हो रहा है जनाब के बहुत तंग ज़िंदगी है बहुत सी कौमों के लिए, बहुत सी अक़लियतों के लिए, बहुत से मज़ाहिब के लिए, बहुत से लोग जो वहाँ पे रहते हैं। और भारत में मोदी सरकार से मजालिम से तंग सिख भारतीय रियासती दहशतगर्दी के आगे अब डट चुके हैं। जुल्म की एक हद होती है, उसके बाद सामने वाले को आवाज़ उठाना होती है, उसको बंदूक से भी रोकना होता है, हाथ से भी रोकना होता है, जिद्दोजहद भी करनी होती है। तो खालिस्तान के हामी रहनुमाओं की रिहाई के लिए धरना अभी जारी है। सूरत हाल क्या है ये जान लेते हैं, अब्दुल्ला शाद की एक रिपोर्ट है हमारे पास। भारतीय पंजाब और हरियाणा की सरहद जंग का मैदान बन गई। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के ख्वाहां सिखों की भारतीय पुलिस के साथ संगीन झड़पें हो रही हैं। झड़पों के नतीजे में 33 इंडियन पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। सिखों का मुतालबा है कि दहाइयों से भारतीय जेलों में कैद खालिस्तानी रहनुमाओं को रिहा किया जाए। इस मकसद के लिए सिख 1.5 माह से चंडीगढ़ मोहाली सरहद पर धरना दे रहे हैं। मुतालबात न माने जाने पर सिखों ने वजीर आला भारतीय पंजाब भगवंत मान के घर के घेराव की कॉल दे दी। घेराव के लिए जब मुजाहिरीन मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रवाना हुए तो भारतीय पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी। वाटर कैनन भी बुलवा ली गई। इस पर तंग आकर सिखों ने वाटर कैनन पर कब्जा कर लिया और पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। जे भईए पत्थर मार रहे हैं तो ये आरएसएस दी और सरकार दी ते बादलों दी और पुलिस दे माफिया दी साजिश है। तलवारों और लाठियों के वार से 33 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए। भारतीय हुकूमत ने चंडीगढ़ मोहाली सरहद पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी हैं। सिख मुजाहिरीन का कहना है कि आरएसएस के गुंडे सिख मजहबी सहीफों की मुसलसल बेहुरमती कर रहे हैं मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सिखों ने ऐलान किया है कि मोदी हुकूमत तमाम तर मजालिम के बावजूद उनका रास्ता नहीं रोक सकती। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जितना भी जुल्म कर लिया जाए कभी भी जद्दोजहद का रास्ता नहीं रोका जा सकता क्योंकि रेजिस्टेंस आती है एक खास वक्त के बाद। एनीवेज
ये पड़ोसी मुल्क की बात हो रही थी, आपको वापस लेके आते हैं अपने मुल्क में जहां हम सब प्यार मोहब्बत और अमन के साथ रहते हैं। और स्पोर्ट्स का क्योंकि हमने प्रोग्राम के जिक्र में भी आगाज़ किया तो स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है। उधर PSL भी चल रहा है, इधर जनाब 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का भी आगाज़ हो गया है। क्वालिफाइंग राउंड में 125 गाड़ियों में हिस्सा लिया जिसमें 4 खवातीन ड्राइवर्स भी शामिल थी। और वहाँ पे क्या हुआ, बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अंजुम हमें बताएंगे। बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में जारी 18वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में 4 खवातीन ड्राइवर समेत 125 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। अमेरिकन कौंसलेट जनरल लाहौर विलियम माकान्योले ने MD टूरिज्म पंजाब आगा अली अब्बास के हमरा पहली गाड़ी को फ्लैग ऑफ किया। रैली को देखने के लिए शौकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। Pakistan's biggest motor sporting event. To see these incredible vehicles, I've had an opportunity to walk around. MD टूरिज्म पंजाब आगा अली अब्बास ने अमेरिकन कौंसलेट जनरल को अपनी पूरी टीम के हमरा जीप रैली में शिरकत करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। We have come a long way ahead to organize one of the biggest rallies in the whole Southeast Asia. ये चोलिस्तान में मेरी वेरी फर्स्ट रैली है और जहाँ तक मैंने रेकी वगैरह की है तो ट्रैक जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है इस बार। ये लोगों के लिए, आवाम के लिए, सबके लिए बहुत बेहतरीन है। जीप रैली के अगले मरहले में प्रीपेड कैटेगरी की पहली रेस होगी जिसका ट्रैक 250 किलोमीटर पर मुहित होगा। जनूबी पंजाब का बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट जिसकी कुछ झलकियां तो आपने देखी, कैसे आगाज़ हुआ, कौन कौन मौजूद है। अब जब हम चोलिस्तान जीप रैली की बात करते हैं तो ये सिर्फ रेसेस नहीं होती, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत फेस्टिविटी होती है। इसमें बहुत से टूरिस्ट भी आते हैं और पाकिस्तान में इवन दूसरे ममालिक से लोग सिर्फ ये रैली देखने के लिए आते हैं। इसमें कितना पोटेंशियल मौजूद है, इस दफ़ा जो इवेंट हो रहा है ये कितना फैसिनेटिंग है, हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब एहसान भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ। आप तबीयत ठीक है आपकी? ज़बरदस्त सर, बड़ा खूबसूरत फैसिनेटिंग इवेंट चोलिस्तान जीप रैली, 18वीं जीप रैली है ये। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो इसकी फेस्टिविटी पे बात करें, उसके बाद हम मुकाबलों पे आते हैं। कितना हमारा कल्चर कितना दूसरों के सामने आता है, हम कितना अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं इसके थ्रू, और फिर जो टूरिज्म को प्रमोशन मिलती है, जो बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए ये इवेंट, तो कितना हमारे रेवेन्यू के लिए भी इतना अच्छा होता है, हमारे कल्चर के लिए भी ये कितना अच्छा रहता है, और फिर उसके बाद जो बाकी जो स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में उनको कितना फ़रोग़ मिलता है इस एक इवेंट के थ्रू। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने खुद ही चूँकि बात कर दी। ये कोई स्पोर्टिंग या एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है, सिर्फ ये पूरी इकनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। एक आपने जिस तरह बात खुद ही की है कि लोकल कल्चर को प्रमोट करना, लोकल आर्टिस्ट और लोकल कल्चर को हमने, हमारी एक कल्चरल नाइट होती है, ये जो 11th है जो सैटरडे बनती है, सेकंड डे उसकी रात को होगी। इसमें हमारे लोकल आर्टिस्ट और लोकल कल्चर जो है अपने फ़न का इज़हार करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि हमने उधर एक फेस्टिविटी कैसे क्रिएट की है। फेस्टिविटी देखिए, भावलपुर के डिवीजनल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर जो है उनके साथ मिलके हमने उधर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पे भी इनॉग्रेशन का चेस का मुकाबला कराया ताकि लोगों को एकदम पता चले कि एक पूरी फेस्टिविटी है, सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है हमारी हेरिटेज को उभारना। द्रावर फोर्ट जो है जहाँ पर ये रैली मुनक्कद की जाती है उससे कोई 5 किलोमीटर दूर पर है और ये वर्ल्ड टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट के ऊपर शामिल है यूनेस्को की। तो हमारा जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अदारा है उसने पिछले 2 साल में इसकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के ऊपर बहुत एफर्ट की है, और इस तरह ये जो आने वाले टूरिस्ट हैं, फैमिलीज़ हैं, उनको एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आई है कि हमारी हेरिटेज वैल्यू जो है, हमारी हेरिटेज जो महलात हैं, जिस तरह भावलपुर के सादिकगढ़ का ये द्रावर फोर्ट भी जो है अहमदपुर शर्किया में, तो ये भी हमने महफूज कर दिया है। यही चीज़ें हम चाहते हैं कि दुनिया को दिखाएं। अच्छा सर, बहुत से दूसरे शहरों में हम देखते हैं, बहुत सारे रेसर से कभी बात होती है, वो कहते हैं कि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, लेकिन जब जनूबी पंजाब का जिक्र होता है, वैसे तो कहा जाता है कि वहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी लग्जरी है, ये रेसिंग ट्रैक एक ऐसी लग्जरी है जो बाकी बड़े शहरों में मौजूद नहीं है। तो ये कितना अच्छा है। जब हम रेवेन्यू की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो इससे जो आमदन होती है उसको हम सूबे की डेवलपमेंट पे भी लगा सकते हैं और बहुत से फ़ायदे इससे हो सकते हैं।
जी जी मैडम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये आपको रेसिंग के हवाले से बता दूं कि ये जो हम पंजाब में हमने सबसे पहले 2005 में ये चोलिस्तान जीप रैली शुरू की थी, और पिछले 3 साल पहले हमने थल जीप रैली भी स्टार्ट कर दी है, जो लिया और मुजफ्फरगढ़ के अजला में होती है। तो पंजाब के अंदर हमारी ये 2 हैं। इसी को देखा देखिए आपने गौर किया होगा कि बलूचिस्तान में, फिर मैं गिलगित में भी रहा हूँ, तो स्कर्दू की जीप रैली भी हमने वहाँ पर शुरू की थी। तो ये तमाम जो डेजर्ट्स हैं या जहाँ पे वसी इलाका होता है और आबादी करीब नहीं होती, वहीं पर ये जीप रैली हो सकती है ताकि जानी नुकसान वगैरह ना हो सके। सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने रेवेन्यू की बात की है, ये 5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, ये 3 दिन का, तो आप नज़र आ रहा है रेस सिर्फ 3 दिन की है, लेकिन इसके पीछे तकरीबन 3 से 4 महीने की मेहनत है, जिसमें ना सिर्फ हमारा TDCP और टूरिज्म डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट, एक हमारी पंजाब टूरिज्म पुलिस, हमने पंजाब टूरिज्म स्क्वाड बनाया है, उसको भी सिक्योरिटी के लिए, फैसिलिटेशन के लिए हमने यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने रेंजर्स है, पुलिस है, इन सब ने मदद दी है ताकि इसकी सिक्योरिटी और ट्रैफिक का बंदोबस्त किया जाए। और इस बार हमने जो रोड थी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रोड एक बहुत सिंगल है जो द्रावर को जाती है, तो उसको भी खुला कर दिया ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए वहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो और सारे लोग आराम से आ सके। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, हमारा जो द्रावर फोर्ट है, उसके साथ हमने TDCP का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक रिजॉर्ट बना दिया है। 15 के करीब उसमें कमरे तो मौजूद हैं, लेकिन 125 से ज़्यादा हमने कैंप भी लगाए हैं, ताकि कैंपिंग वाला एक जो स्टाइल है जो तमाम दुनिया में चलता है टूरिस्ट के लिए, फैमिलीज़ भी उसमें रहें, वॉशरूम भी हैं, खाने पीने का भी बंदोबस्त है। तो हमने वो पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि कल्चर भी दिखाइए, आवाम को रहने भी दें, टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ भी दें और सिक्योरिटी भी उधर मैसर हो। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर हमने बना के इसको इट्स वेरी आगाज हार्ड किया है। कि एक सहरा को जीती जागती जिंदगी में बदलना, वहाँ पे इतनी सारी सहूलियात, इतनी फैसिलिटीज देना, आई मस्ट से ये बहुत मुश्किल काम है जो आपने किया, और इतने महीनों की मेहनत, इतने सारे डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, ज़ाहिर है उसके बाद हम देखते हैं कि ये जिस फेस्टिविटी की हम बात करते हैं उसके बाद ही हमें नजर आती है। अच्छा, बहुत सारे रेसर्स आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं कि उनका तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इस दफ़ा कितने लोग इसमें मौजूद हैं, खवातीन कितनी है? जी जी, जिस ये देखें, जो भी आपने रेस करानी है, चूंकि इसको हमने ना कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनलाइज कर दें। फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट TDCP ने इस्लामाबाद में तमाम एम्बेसडर्स को भी वहाँ पे दावत दी, और उस दावत के बाद वो तमाम जब एम्बेसडर्स आए तो उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसी है। तो जो आपने अपने शुरू में ही कहा, प्रोमो में कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो आए हैं कौंसल जनरल, उन्होंने आगाज़ किया है। ये कितनी खुशी की बात है कि साउथ पंजाब में इतना बड़ा इवेंट है और दुनिया को, जो बाहर की दुनिया है, उसको पता नहीं था। तो जब ये आए हैं तो इन्होंने इतनी खुशी का इज़हार किया। इसको हमने 3 दिन के लिए, कौंसल जनरल, उनकी पूरी जो यूनाइटेड स्टेट्स की टीम आई हुई थी, बहावलपुर के तमाम महल्लात, जिसमें नूर महल और दूसरे हैं, सादतगढ़ महल, फिर लाल सोहांडा पार्क है हमारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना खूबसूरत पार्क है, उसको दिखाया। फिर द्रावर फोर्ट कल देखा उन्होंने, कल इसकी रेस का आगाज़ किया है। तो ये तो आगाज़ हो गया कि इंटरनेशनलाइज हमने किया है। इंटरनेशनलाइज करने के लिए ना हमें 3-4 चीज़ें और भी करनी पड़ी हैं इस बार। इससे पहले आपने गौर किया होगा, सिर्फ 2 किस्म की ना ये रेसिंग की कैटेगरी होती थी, डर्ट रेस, वो जो प्रिपेयर्ड रेस और स्टॉक रेस कैटेगरी। अब इस बार जो हमने डर्ट रेस, जो मोटर बाइक है, इसके अलावा जो क्वाड मोटर बाइक है 4 पहियों वाली, और जो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ट्रक रेस, उसको भी हमने शामिल किया है ताकि इंटरनेशनली जो है ये रिकॉग्निशन हो जाए। FIA जो उनका अदारा है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इन सारी चीज़ों को करेंगे तो हम इसको इंटरनेशनल मैप पे लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं। एक तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम वापस लेके आए हैं। सेकेंडली इंटरनेशनल हमारे जो टूरिस्ट हैं, एम्बेसडर्स हैं, कौंसल जनरल्स हैं, वो भी आए हैं। और थर्डली जो इसमें खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 150 लोगों ने, ये रजिस्ट्रेशन का एक मरला होता है, पूरा 1 महीना पहले एक डेट दे दी जाती है कि आप इतनी देर तक रजिस्टर करा लें। तो 157 लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद जब ये और उसमें थे 11 खवातीन भी थी। फिर जब ये आपका जो कल का दिन था 9 फरवरी, इसमें जो होती ना इनकी वो गाड़ियों को चेकिंग होती है और ये क्वालिफिकेशन राउंड उसे कहते हैं। तो इसमें जो कामयाब होता है वही फाइनल रेस में हिस्सा ले सकता है। तो जो आपने बताया है, इसमें आउट ऑफ 11 4 जो क्वालिफाइड की हैं फीमेल, और 125 आउट ऑफ 150 जो हैं वो मेल ड्राइवर्स ने क्वालिफाई किया है। तो अब अगले ये आज के दिन से 3 दिन जो होगी रेस, ये इसमें की जाएगी। और ये तमाम लोगों को, इससे हमने 50 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको इनामात दे रही है ताकि
ताकि ना सिर्फ उनको मोटिवेशन हो और हेल्प आउट भी करें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, स्पॉन्सर्स के साथ मिलके हम ये रेस का मेला भी लगा रहे हैं, कल्चरल नाइट भी है वहाँ पर और बाकी भी सारी चीज़ें वहाँ पे मुयस्सर हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता तो डिसक्वालिफिकेशन की रीजंस क्या होती है, क्या पैरामीटर्स होते हैं जिस पे कोई भी कैंडिडेट जो होता है वो एलिजिबल होता है रेसिंग के लिए? और दूसरा आपने जिक्र किया ट्रक रेसिंग का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक चीज़ है क्योंकि ट्रक की एक खास स्पीड होती है, हमने सिर्फ उन पर सामान लोड होते देखा है, उनकी रेसेस नहीं देखी, तो उसके फीचर्स भी थोड़े से शेयर कीजिएगा। जी जी, नंबर 1 तो ये ट्रक का मैं पहले बता देता हूँ। ट्रक रेस देखें, बाकी तो 500 किलोमीटर टोटल एरिया है जिसमें वो प्रिपेयर्ड और स्टॉक रेस चलेगी गाड़ियों की, लेकिन ट्रक के लिए सिर्फ 40 किलोमीटर है क्योंकि आप समझते हैं बहुत बड़ी हैवी मशीनरी है, हैवी लोडेड ट्रक होते हैं, तो ये 40 किलोमीटर की रेस इंटरनेशनली इसको करार दी जाती है। तो हम पहली दफ़ा यहाँ पे आगाज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि नेक्स्ट ईयर से जब ये इंटरनेशनल मैप के ऊपर ये पूरा आ जाएगा तो हम इसमें आगाज़ ज़्यादा इजाफा करते जाएंगे। सेकेंडली आपने बात की है कि ये क्यों डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन राउंड की ना 2 वजूहात हैं। नंबर 1 है कि जी आपकी गाड़ी को चेक कर लें कि क्या इसका इंजन या इसके टायर, सस्पेंशन वगैरह इस काबिल है भी कि ये इधर ये रेसिंग के लिए शामिल हो सकें। नंबर 2 जो आपके जो ड्राइवर है और उसके साथ एक जो बैठा होता है नेविगेटर, उससे कहते हैं कि क्या वो भी प्लान्ड है, उसने एरिया देखा हुआ है सारा और नई जगह तो नहीं है कि उसको एकदम वो जंप का ना पता चले, क्योंकि जंपें भी बड़ी होती हैं, सहरा है ना, तो ये सारी चीज़ें ड्राइवर को भी देखना, उसके नेविगेटर को भी देखना। और हमने इस बार ना बड़ा ये ऑटोमेटिक सिस्टम किया है कि ये नहीं था कि पहले वो नंबर देखते थे कि ये कौन आगे जा रहा है, अब ये जो इंटरनेट के साथ ये हमने डिवाइस जारी की है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है कितने अरसे में ये गाड़ी ने इतना रास्ता जो है या जो रेस का जो एरिया है इसको कवर किया है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हम जो क्वालिफिकेशन राउंड होता है जो 9th को कल हुआ था उसमें हम ये देखते हैं। जी ज़बरदस्त सर, आपने तो कई जीप रैलीज करवाई भी और बहुत से ऐसे इवेंट्स भी देखे, ख़वातीन की तादाद आपने कितनी बढ़ती हुई देखी? क्योंकि ख़वातीन के लिए नॉर्मली ये बात होती है कि उनके लिए मौक़े कम है या वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन अब हम देखते हैं कि काफ़ी ख़वातीन इंटरेस्ट ले रही हैं। जी जी, ये देखें तमाम ख़वातीन को अगर हम मौके दें तो उनमें जितना टैलेंट है, अब इधर आज देखिएगा राशिदा सुल्तान साहबा हैं, उनकी एक बेटी भी है रुबाब शायद उसका नाम है, और पलवशा, ये पूरा रेसर्स का ना इनका पूरा ख़ानदान है, इनके जो हस्बैंड हैं वो भी रेसर हैं। तो ये जो राशिदा साहिबा हैं और इनकी एक बेटी जो है इसमें हिस्सा ले रही है। इसके अलावा ये जब हमने 2020 के जब था तब से ये ख़वातीन ने बाकायदा हिस्सा लेना शुरू किया है, ना सिर्फ हमारे चोलिस्तान में थल जीप रैली में भी, और फिर वो बलूचिस्तान की जो दरावर वहाँ पे होती है ग्वादर में और करदू में भी। तो मकसद ये है कि जब इनको हमने मौका दिया है तो इन्होंने अपनी सलाहियतों का इज़हार किया है और तमाम पाकिस्तान में जहाँ भी ऐसे मौके हो रहे हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें इनामात भी ले रहे हैं। बिल्कुल, ख़वातीन को मौका देने की ज़रूरत है ताकि ख़ुद को प्रूव कर सकें। अच्छा सर, ये जो अभी इवेंट हो रहा है, जो जीप रैली हो रही है, इसके बारे में मैं चाहती हूँ थोड़ी सी और डिटेल शेयर करें कि ये कितना ट्रैक होता है और जब जीप रैली जब चल रही होती है तो जीप्स के अंदर कितने लोग मौजूद होते हैं, और फिर रास्ते में जिस तरह एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम होता है और रास्ते में जिस तरह लोग खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर एक जगह पे एक स्पॉट पे खड़े लोगों को किस तरह आगे जाने का मौका मिलता है कि वो गाड़ियां कहां तक जा रही हैं, उस ट्रैक के साथ चल सकें, ऐसी कोई फैसिलिटी इस बारे में थोड़ा डिटेल से शेयर कीजिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने जिस तरह जिक्र कर दिया है, इस बार जो है ना हमें पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की बड़ी मदद हासिल है। आर्मी ने हमें हेलीकॉप्टर दिया हुआ है कि अगर रास्ते अनफॉर्चुनेटली या खुदा ना खासा किसी की गाड़ी उलट जाए रास्ते के दौरान सुराह के अंदर, तो वो उसको रेस्क्यू कर लें। तो ये हमारी बहुत बड़ी फैसिलिटी दी गई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह रेंजर्स देखें, ये वहाँ के लोकल जो बच्चे हैं ना मोटरसाइकिल चला रहे, वो ट्रैक पे आ जाएंगे तो हादसा भी होने का खतरा होता है। तो हमने सिर्फ रेंजर्स, पुलिस और इसके साथ पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ पे लगाया है ताकि ट्रैक के अंदर ना आ सकें, कोई हादसा ना हो सके। सेकेंडली, ये जो ट्रैक मैंने आपको बात की, ये 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबा है, और इसमें इन्होंने करना है 2 कैटेगरीज मैंने आपको पहले ही बता दी। ट्रैक एक तो होती है और दूसरी होती है प्रिपेयर्ड।
जो गाड़ियों को बाकायदा प्रिपेयर की जाती है, और दूसरी जो ट्रैक वाली स्टॉक होती है, स्टॉक वाली कैटेगरी, वो ओरिजिनल गाड़ी होती है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की होती और सस्पेंशन वगैरह ओरिजिनल होती है। तो ये दोनों किस्म की गाड़ियाँ, एक 235 किलोमीटर का ट्रैक होता है, दूसरा जो है वो इससे डबल है, तकरीबन 500 किलोमीटर का ट्रैक है। नेक्स्ट ईयर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हबारा फाउंडेशन आप जानते हैं, रहीम यार खान और ये हमारा भावलपुर और भावलनगर, ये तीनों अजला में ये जो सहरा है ये पाया जाता है। तो हबारा फाउंडेशन के तहत हम मिलके इसको 100 किलोमीटर और बढ़ा देंगे, तो नेक्स्ट ईयर से 600 किलोमीटर होगा, जो लॉन्गेस्ट इन द एशिया जो है वो ट्रैक होगा। और ये 40 साल जीप रैली 2005 में शुरू की थी, 18 साल हो गए हैं। और इसकी जो अब एक तो ये है रैली, अब मैं इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो लगता तो ऐसा है कि या 3 दिन या हफ्ते के लिए यहाँ पे मेला सजा है, लेकिन ये पूरे साल की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वहाँ के लोगों के रहने के लिए। जब दरावर फोर्ट है या वहाँ पे एक चिट्टी मस्जिद भी है उसके इर्द गिर्द, उसकी जब प्रिजर्वेशन की गई है, उसको कंजर्व किया गया है, तो दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट जो है आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट की मदद से अपनी जो ये हेरिटेज है उसको भी महफूज रखती है और रखना चाहती है और दुनिया को पोर्ट्रे कर रही है। तो ये बहुत पॉजिटिव गया है। कल वो जो कौंसल जनरल साहब आए हुए थे, उन्होंने जब ये दरावर फोर्ट या बाकी महल्लात देखे तो इतने हैरान हुए कि इतना खूबसूरत है ये इलाका, और ये जो ये आपकी हेरिटेज है इसको आप प्रमोट करें, और हम कोशिश करेंगे कि फॉरेनर जो हैं यूनाइटेड स्टेट से ज़्यादा लोग आएँ। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हम ना सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि हेरिटेज को भी प्रमोट कर रहे हैं और तमाम दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल रेस है। मौका ऐसा है कि आप आइए, पाकिस्तान को देखिए, और साउथ पंजाब में इतनी खूबसूरत जगह हैं, इनको भी आके देखें। तो यही हमारा मैसेज है अमन और आश्ती का। नो डाउट सर, अमन को प्रमोट करना हमारा मकसद है, और जब हम पाकिस्तान का खूबसूरत इमेज, पाकिस्तान की खूबसूरत चीज़ें, कल्चर दुनिया के सामने रखते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी इस सॉफ्टवेयर साइड पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जो कि हम कर भी रहे हैं। अच्छा, अगले साल तक आपने बताया कि ये जो एक्सपेंशन का काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। पूरा साल जो है वो रेसर्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये ट्रैक्स खुले होते हैं? क्या वो प्रैक्टिस करते रहते हैं? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। यही ना हमें जब इन रेसर्स में, मैं 2020 में पहली दफ़ा यहाँ पे गया था, तो तब इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर ये एक दफ़ा रेस के दौरान, क्योंकि ट्रैक को बनाना पड़ता है। देखिए 18 साल जो जब तक तैयारी करेंगे ना रेस की, तो ट्रैक बनाएंगे ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और उसमें कोई जानवर या बाकी लोग ना आ सके। अच्छा, अब हमने दैट इज़ द रीज़न, हमने ना ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मंजूरी दे दी। हमने ना एक एडवेंचर जो है, क्या कह लीजिए, हमारा रिजॉर्ट बन गया हुआ है दरावट पे, और हमने 4 जो हैं इस तरह की हैवी जो गाड़ियाँ हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें लेकर दी हैं, ताकि कोई भी टूरिस्ट रात के टाइम कैंपिंग करना चाहे, दरावर फोर्ट से शुरू हो, हमारी गाड़ियां वो लेके जाए, सहरा में करे। और ये बहुत बड़ा इनकम जनरेशन है। आप देखिए सऊदी अरब या यूएई में तो सहरा का जो एडवेंचर है या टूरिज्म है वो बहुत वहां पे उन्होंने प्रमोट किया है। तो हमें भी ये रिक्वायरमेंट है, हम भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहसान भुट्टो साहब, आपने बड़ा जबरदस्त, बड़ी डिटेल में इस इवेंट के बारे में बताया। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात होगी, हमारे साथ रहिए। रसूल करीम, आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। जैसे कि आपको मालूम है कि IMF का मिशन जो उनकी विज़िट थी वो प्री अनाउंस थी 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक, और कल रात उन्होंने वापस वाशिंगटन जाना था। ये हम बेसिकली, मैं आपको याद दिला दूं कि हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं 2019 का, जो इमरान खान हुकूमत ने इनसे मुआहदा किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, जो इस कौम के ऊपर जो एक मुआहदा किया गया था इसके बिहाफ पे, उसको हम सॉवरन कमिटमेंट के तौर पर ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और PDM की जो हुकूमत है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये एक पुराना मुआहदा है जो चंद दफ़ा सस्पेंड भी हुआ, डिले भी हुआ,
वो सारी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये बैकग्राउंड में आप ज़रा माइंड में ज़रूर रखें कि किसने ये मुआहदा किया था और कब ये मुआहदा हुआ था, और जिसको हम ये जो हुकूमत है और इसकी मुआशी टीम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तकद्दौत के साथ लगे हुए हैं, पूरी कोशिश के साथ। कल हमारे फाइनल जो राउंड था, आप मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, वो एंड हुआ कि जब हमारे तमाम जो मामलात हैं जो तय पा गए, और आपको पता है कि ये 10 दिन एक्सटेंसिव डिस्कशंस थी, वो पावर के ऊपर भी थी, वो गैस सेक्टर के ऊपर भी थी, वो फिस्कल साइड पे भी थी, वो मॉनेटरी साइड पे भी थी, और इसमें हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर भी इन्वॉल्व थे, मेरे अपनी जो पूरे साथी हैं टीम में वो भी, और दूसरे डिविजन्स भी, पेट्रोलियम, अपना FBR, पावर सेक्टर, सब लोगों ने अपने अपने जो उनका हिस्से का जो कमिटमेंट्स और फ्यूचर रोड मैप था उन्होंने डिस्कस किया, और फिर इवेंचुअली जो फाइनल उनके कुछ पॉइंट्स थे या इश्यूज़ कह लें, वो कल हमें जब दोपहर में मिले तो कल रात तक हमने हर चीज़ को म्यूचुअली एग्री करके तय कर लिया। उसके बाद हमने एक कर्टसी जूम मीटिंग थी, वो ज़रूरी थी। हमेशा जब ये टीम आती है, आपको याद होगा माजी में भी, तो इनकी एक कर्टसी कॉल होती है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब सब चीज़ तय हो जाए, तो वो उसका भी कल अरेंज किया गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी कुछ वजूहात, अपनी जो उनकी कमिटमेंट्स हैं लाहौर में थे, तो उसके लिए फिर हमने जूम मीटिंग अरेंज की, जिसमें उनका मिशन चीफ और कंट्री रैप और हमारी जो टीम है इकनॉमिक टीम जो है, हम सब ने जूम मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ की, और वो रिट्रीट किया गया कि जी जो चीज़ें हमने उनके साथ तय की हैं उनकी मौजूदगी में वो शेयर की गई। मैं अभी आपसे भी शेयर कर लूँगा जो ब्रॉड चीज़ें हैं, जो ब्रॉड कंटूर्स हैं, सारे रिव्यू का जो होना था उसकी जो आउटकम है, तो वो इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा जी कि हम कमिटेड हैं, सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं, हमारी टीम और आपके साथ जो तय हुआ है हम उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने देखा कि इस स्टेटमेंट में उसका जिक्र भी है, उन्होंने ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर के कमिटमेंट। तो ये बेसिकली एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको भी पता है कि जब ये तय हो जाता है तो उसके बाद फिर MEFP जो है वो दैट इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, कि आपको वो जो डिटेल डॉक्यूमेंट है वो मिलती है, और फिर उसके साथ ऑब्वियसली एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है। तो वो कल रात ये तय हो गया था, पहले ये था कि शायद वो वापस जाके देंगे, लेकिन कल हमने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से पहले उनको ये इंसिस्ट किया कि ये आप हमें रिलीज़ करके जाएंगे, ताकि हम उसकी आपके ट्रैवल के दौरान वीकेंड पे हम उसको अपना एक एक चीज़ कंपेयर करेंगे, ताकि कोई किसी किस्म की, और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो ये ना हर प्रोग्राम में फॉलो होता है। 13-16 का प्रोग्राम चूँकि हमने कंप्लीट किया था वन एंड ओनली टाइम पाकिस्तान की तारीख में, तो मुझे एक एक रिव्यू याद है। आपको याद है सिक्योरिटी रीजन ये फिर पाकिस्तानी आते थे, हम दुबई में रिव्यू करते थे, तो वो भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि MEFP जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया एज़ पर देयर कमिटमेंट, वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कम्प्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी, और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। टेक्स ऑब्वियसली फ्यू डेज। तो लेकिन वो एक और जो मेजर आइटम थी वो भी हमने वसूल कर ली है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है या जो इसकी जो आउटकम है, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम उनको रिफॉर्म करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम ब्लीड करते रहेंगे, ये इकॉनमी ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि हमने इसको उस पॉइंट पे ला के खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया, और जो कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं, जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं, और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुँचा दिया। तो ये उन्होंने नहीं किया, ये हमने हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। इस मुल्क में जो 5 साल की जो तबाही हुई है मुआशी, जो इसमें मिस गवर्नेंस है, जो इस मईशत की बदहाली है,
उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मिस हैंडल किया है। विदाउट गोइंग फर्दर इन डिटेल, आपको पता है कि हम इस पर वक्तन फ़क्तन बात भी करते हैं, तो अभी उन चीज़ों को फिक्स करना ज़रूरी है। आप अगर बिजली के सेक्टर को देखें तो वो एक अलहदा एक अलोन ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है। उसका करीबन 550 बिलियन के करीब हम बजट में डालते हैं, फिर भी उसका बहुत बड़ा एक हुजम है वो फिर उसमें सर्कुलर डेट में। तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। और आपको याद होगा 2013 में जब आए थे, अभी प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया था, हमने करीबन 16-17 मेजर रिफॉर्म खुद ही बजट में डाल दिए थे, 5 दिन के बाद तो बजट पेश कर दिया था। तो उसी स्पिरिट के साथ और जो सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं उसको रेड टुगेदर हम उस चीज़ को हमने पूरी इस प्रोग्राम जो 10 दिन का डायलॉग था, इसमें हमने पूरी तरह अपने आप को तैयार भी किया हुआ था। टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, शॉर्ट नोटिस था, दूसरी डिवीज़न के नुमाइंदगान सेक्रेटरी साहबान इधर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना फ़ाल रोल अदा किया। FPR ने किया, पावर डिवीज़न ने किया, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने किया, बल्कि उनके सेक्रेटरी चूँकि लेटली को ट्रैवल कर रहे थे अपनी ज़ाती वजह, तो मिनिस्टर साहब ने भी अपना रोल अदा किया। और बिस्प वालों ने भी अपना रोल अदा किया। तो हमारा जो भी स्टेक होल्डर जो हमेशा अपना काम करते हैं, तो मेरे नज़दीक ये 10 दिन की जो डायलॉग थी ये पॉजिटिवली कंक्लूड हुई है। किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई इबाहम नहीं है। हमारे अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअल है वो एज ए सेट कि हम तो पिछली हुकूमत की भी सॉवरेन कमिटमेंट्स को पूरी करने का मैंने आते ही 72 घंटे में ऐलान किया था कि हम पूरी करेंगे। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफ़ा अपनी तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे, और इंशाल्लाह उसी स्पिरिट के साथ और सॉवरेन कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है। और इंशाल्लाह ये जो वंस पूरा आगे जो MEFP फाइनल हो जाएगा, के उसके बाद उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है और उसमें फिर फाइनली जब अप्रूवल होता है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट होती है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो ना कोई शॉर्टन हो सकता है, ना होपफुली उसको वो महले अननेसेसरी उसको एक्सटेंड करेंगे। इसके नतीजे में जो कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह। और वो हमें वो ऑब्वियसली रिलीज़ होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उसको यानी हमें अप्रूव करेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं उनको भी फ्रैंकली देखें, जब दो टीम्स नेगोशिएट करती हैं, उनका अपना अपना हदफ होता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है और हमारा अपना हदफ होता है कि हमने क्या एग्री करना। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ फेयर कि उनकी टीम को भी हमें यानी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पूरी जाफशानी ऑन बिहाफ ऑफ देयर अदारा उन्होंने की और हमारी टीम ने पाकिस्तान के बिहाफ पे की। तो जो हमारा जो म्यूचुअल जो फाइनल जो डिसीजंस हुए हैं वो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि फिर आप की वो तशनरी रहे और आप ढूंढते फिरें, राना साहब दफ्तरों में फिरें, फिर उनको मिले ना, तो मैं खुद ही हम आपसे शेयर कर लेते हैं द मेजर चीज़ें जो हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है, एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600, कोई 700, कोई 800, अपनी अपनी मर्जी से। वो हम शौक है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, ख़त्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ फॉरएवर। वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सामने रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे ये एज ए पाकिस्तानी कहने का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये कहूँ कि हम सबको, ऑल ऑफ अस, वी मस्ट मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ज़रूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ़्लो है उसको रोका जाए
उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें और सॉवरन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें, और हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में और 14 में और 15 में, लेकिन बहरहाल फिर वो हम दोबारा डिरेल हो गए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ़्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। दिस इज़ वन ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। आपको पता है कि क्योंकि आपने वो शायद सवाल करें तो मैं आपको खुद बता देता हूँ, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है तकरीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपये की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में, जो 50 रुपये की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपये वो हमें 5-5 रुपये 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया, तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हम एज़ पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस की बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मज़ीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। तो ये उसके मेन खदोखाल हैं। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुड न्यूज़ इज़ के जो एज़ पर देयर कमिटमेंट आज टीम जा चुकी है। जो उनका प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, उन्होंने अनाउंस किया था, वो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन उन्होंने हमें एज़ पर कमिटमेंट 9 बजे हमें जो था वो हमें MEFP मिल चुका है और वो ड्राफ्ट हमारे पास है। हम इंशाअल्लाह एज़ पर डिटेल डिस्कशंस एंड जो हमारी अब तक सारा रिकॉर्ड है वो हम उसको स्टडी करेंगे और मंडे से फिर उनसे वर्चुअल करेंगे। वीकेंड हमारे पास देखिए ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैं आपको मैंने गिनवाए हैं। ज़ाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। जो भी सिचुएशन होगी, अभी हाउसेज इन सेशन है, अगर उसमें हो तो बिल पेश कर देंगे, अगर दोनों हाउसेज सेशन में हो तो ऑर्डिनेंस कर लेंगे, वो एज पर। लेकिन इसको इन चीज़ों पर जो मैंने गिनवाई हैं अमल ऑब्वियसली करना पड़ेगा और हमेशा होता है, तो इसलिए इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। जहाँ तक आपका रेट की बात है वो ऑब्वियसली सारे का सारा जो अनबजटेड सब्सिडी है वो सारी की सारी पास हो ही नहीं सकती। हमारा मेजर एक ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम कॉस्ट है हमारी आज मुल्क में और 1800 अरब रिकवर होता है और 550 बजट में और 650 अरब जो है वो उसको कहीं ना कहीं जाके कहीं अपनी पार्क होना है, या वो उसमें सर्कुलर डेट में चला जाना है, या वो कहीं फिजिकल डेफिसिट कुछ ना कुछ होना है उसका, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन वो सारे का सारा नहीं है कि वो सारे का सारा टैरिफ में इंक्रीज़ नहीं हो रहा। जो एक दफ़ा आपने शायद एक एकेडमिक हमने की थी वो नहीं है। तो इट विल बी दे आर वर्किंग आउट एवरीथिंग एज पर प्लान। हमारे नंबर्स उनसे तयशुदा हैं, प्रोसेस ऑब्वियसली विल बी फॉलोड, ECC कैबिनेट एट्सेट्रा। और जो फाइनेंस बिल है वो भी एक दफ़ा हमारी इनिशियल डिस्कशन हो जाए, उसके बाद हम उसकी भी तैयारी हो, एक एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। जी वो जहाँ भी हो, 2 तरीके होते हैं। एक आप ऑडियंस कर देते हैं, जो असम्बली और सही उसमें पेश कर देते हैं, दोनों हाउस बुलाए जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर अपना पहले बुला के दे, वो हम जो भी फैसला हुकूमत करेगी प्राइम मिनिस्टर की अपना गाइडेंस में, उसको अमल किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व जो है वो 2.7 बिलियन रह गए सर, बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन है। उस पे आपने कोई, अब आपको कहीं से अमाउंट मिलने का है, मुझे बताएं कि एक महीने की भी हमारे पास। देखिए आपके ये जो फ्रेंडली कंट्रीज की कमिटमेंट्स हैं इंशाल्लाह वो पूरी होंगी, फॉरेक्स रिजर्व आएंगे, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस मुल्क ने $414 मिलियन से भी गुजारा किया हुआ है एटमी पाबंदियों के बाद, जिस वक्त $9 बिलियन की इम्पोर्ट थी, तो वो अल्लाह के फल से 7-8 महीने में 2.4 बिलियन पर रिजर्व चले गए थे
और 2 बिलियन की लाइबिलिटीज भी उस वक्त 414 के साथ थी, वो भी पे हुई थी। प्लीज कीप द ट्रैक रिकॉर्ड, डोंट बी डिसहार्टेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम मैनेज, स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको जो एडवाइस होती है देती है। आपने देखा कि उन्होंने इंपोर्ट्स को भी प्रायोरिटाइज किया उन्होंने, तो हर चीज़ जो है वो होगी। लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ की कमिटमेंट्स हैं, कुछ हमने पेमेंट्स की हैं जो नॉर्मली फौरी तौर के ऊपर रोल ओवर हो जाती हैं। देखिए मुझे कोई कंट्री का नाम बता दें आप में से कोई कि जिसका अपने फिस्कल ईयर में ओपनिंग डेट स्टॉक जो है वो ज़्यादा है क्लोजिंग से, जिसका मतलब है कि हर पेमेंट जो करता है कंट्री अपनी एक्सटर्नल डेट की, वो या तो रोल ओवर होती है या रिन्यू होती है चंद हफ्तों में पे करके या महीनों में, और फिर वापस आ जाती है, या फिर नया लेंडर देता है पुराने को देते हैं। तो स्टॉक तो बनना तो नीचे जाना चाहिए। तो हमने भी इस तरह की बड़ी पेमेंट्स की हैं। हमने करीबन 2 बिलियन एक यानी कंट्री को हमने वापस किए हैं इस दौरान। हमने एक और कंट्री को, उनके बैंकों को 1 बिलियन उनको हमने वापस किया। तो ये अब एक तो प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनलाइज हो जाएगा, तो वो नॉर्मल सारे पैसे वापस आने चाहिए। रिन्यू हमारी नेगोशिएशन इन द पाइपलाइन है। मेरा ख्याल है कि इसका शायद काफ़ी कोई इंतज़ार था, एक दफ़ा ये हो गया, चूँकि लोगों को क्लियर नहीं थे कि किधर पाकिस्तान जा रहा है, तो हमने वो फाइनलाइज कर लिया। जो पॉजिटिविटी की आप बात कर रहे हैं वो IMF की जो प्रेस स्टेटमेंट है उसमें फ्लो नहीं उसका वो नजर आ रहा है। वो ना तो इस दफ़ा उन्होंने सक्सेसफुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र फरमाया, फाइनेंस मिनिस्टर की कमिटमेंट का जिक्र उन्होंने नहीं किया। डज इट मैटर, डू आई केयर? तो सर वो क्या फर्क पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द टीम। तो उनकी है ना, गवर्नमेंट है। मैंने इससे इन चीज़ों में राना साहब ना ही पड़े, तो अच्छा बताएं आप। जी जी जो थ्रू आउट द टॉक्स थे उसमें एक इशू पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, वो था ट्रस्ट डेफिसिट जी। इसकी प्रोबेबली वो उसको प्राइम मिनिस्टर का मेंशन करके, क्या ये वजह है कि वो पीएम से, ये तो उनसे पूछे ना आप, गो एंड आस्क दिस सवाल। तो प्राइम मिनिस्टर की होती है ना, देखिए तो प्राइम मिनिस्टर की है। सेकंड जो आपने फरमाया जो उनकी टैरिफ का है, उनकी तो पोजीशन क्लियर थी ना कि जो आपने हमसे कमिट किया था कि हम जीरो फ्लो करेंगे इस फिस्कल ईयर में, तो वो जीरो नहीं, वो 952 का प्लान नहीं कि बाकी उसमें से सब्सिडीज वगैरह जो भी था, तो एक्चुअली टैरिफ अब इंक्रीज कितना होगा? ये नंबर्स आपको शेयर कर देंगे इन ड्यू कोर्स। अभी वो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है क्योंकि वो जाहिर है पावर है जी, और जीरो भी नहीं था, 75 जी 75 बिलियन था, आपको याद होगा, ज्यादा नहीं होगा टैरिफ इंक्रीज, वो 75 नहीं होगा, उस पर एडजस्टमेंट होगी, हो ही नहीं सकता वो। हमें आप अपने कैसे आपके 300 यूनिट तक जो आपके मेन कंज्यूमर्स हैं उसको यू कांट लाइफ लाइन कंज्यूमर को बोझ कैसे डाल सकते हैं? ये हमारी ये उनसे जो नेगोशिएशन और जो एग्रीमेंट हुआ वो मेरे नज़र सेटिस्फैक्ट्री है। टीम इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। उसमें ये राणा साहब जो आपने बात की है ना, इसकी भी जिम्मेदार पिछली गवर्नमेंट है। क्रेडिबिलिटी गैप है, उनको ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क में एग्रीमेंट करने के बाद ना सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं पिछली हुकूमत ने किया बल्कि रिवर्स कर दिया। जब वोट ऑफ नो ट्रस्ट आया उनके खिलाफ तो उन्होंने कहा जी कि अब जाने लगे तो अब इसको उल्टा कर जाए। वो उसने बहुत डैमेज किया पाकिस्तान की रेपुटेशन को और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को, और इस टॉक्स में ये उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर है कि उनको श्योर नहीं है कि जी हम बात करेंगे, वो कहेंगे या एग्री करेंगे। तो उसका तो मेरा सिंपल जवाब है कि मुझे कोई बता दे कि जो हमने 20, 13, 16 लास्ट मुआहदे में जो PMLN की हुकूमत ने किया था, एक दफ़ा भी जो कमिटमेंट की पूरी नहीं की हो। कंसर्वेटिव कमिटमेंट या तो आप करें ना, यू शुड बी बोल्ड एनफ नॉट टू एग्री इफ यू डोंट इंटेंड टू इम्प्लीमेंट। सो ऐसी बात नहीं है। जो हमने हार्ड नेगोशिएशन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो डूएबल है वो एग्री किया है। मैं इसीलिए उनको भी मैंने क्रेडिट दिया कि दोनों टीम्स ने अपनी अपनी पूरी कोशिश की है। हमारी टीम ने पाकिस्तानी अपने बहन भाइयों का और मुल्क की इंटरेस्ट को सामने रखे किया है। उन्होंने जाहिर है अपना होता है जो भी एजेंडा, जैसे जिसका आपने कोट किया 75 बिलियन, लेकिन इट्स नॉट 70 गोइंग टू बी 75, म्यूचुअली एग्रीड। जी जी सर, डॉक्टर साहब मुदस्सिर अली राना, दुनिया टीवी से। डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये किस मिल कब तक जाएगी। सेकंड नंबर पे सर ये बता दें कि जैसे आपने कहा कि सर्कुलर डेट गैस का फौरी ख़त्म करना होगा, गैस का सर सर्कुलर डेट नहीं आपने यू मिसअंडरस्टूड मी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गैस का फौरी ख़त्म करना होगा। उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होना चाहिए गैस के सर्कुलर डेट में। उसकी जो इस वक्त फ़्लो है जो कि करीबन 270 बिलियन है, या जो उनका एग्जैक्ट नंबर वो पावर अपना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे देगी, उसको आगे रोक देना है। सर्कुलर डेट इस वक्त कोई क्लियर करने की कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं
उसको रिड्यूस करने के लिए, लेकिन वो स्टैंड अलोन हम अपना करेंगे अपना काम, वो हमारे अपने इंटरेस्ट में। सवाल मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। यार काफी अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन कल ये चीज बड़े तवातुर से कही जाती रही कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका, तो उसकी क्या? मैं अर्ज करता हूँ भाई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जब MEFP जो है वो एग्री हो जाती है और फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, उस पर फाइनेंस मिनिस्टर भी करता है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज ख़त्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज़्यादा अब ना लगे, और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग के जरिए। जी भाई, थैंक यू सो मच। जी मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आप सर्कुलर डेट गैस का और पावर सेक्टर का कंट्रोल करेंगे, ख़त्म करेंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होंगे। सर, आपको क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि महंगाई की शरह कहाँ पे जाके खड़ी होगी, और फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? जी, इसको मेरा ख्याल है अप्रॉप्रिएट वक्त पे, अभी तो ये रात ख़त्म किया है, सुबह 3-4 बजे फारिग हुए हैं, तो मेरा ख्याल है हमें टाइम दें, हम वो कैलकुलेट करके बताएंगे। आपके पास बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कैलकुलेट करके बता देंगे। हाँ जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर क्या टारगेट्स हैं हमारे? है जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर IMF से क्या मामला तय हुए, और दूसरा कि सर जो हमारा निष्कारी प्लान है उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है, और क्या हम आने वाले वक्तों में जो हवेली बहादुर शाह और बल्लूकी है उनकी प्राइवेटाइजेशन जी उनकी कोई शेयर्स के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है? जहाँ तक भाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, और दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो आइटम्स जिस पे आपने हवेली बहादुर शाह और बल्लूकी के जिक्र किया, दोनों ऑन ट्रैक है। उसके ऊपर बल्कि पिछले 2-3 दिन में भी 1-2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने भी की हैं, और ज़ाहिर है कि अब हम नेगोशिएशंस के प्रोसेस में हैं, कब फाइनलाइज होगा वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेमेंट्स हमने ऐसी की है जो कि नॉर्मल हालात में वापस इफ़ नॉट इमीडिएटली रिन्यू होती हैं तो चंद 2-3-4 हफ्तों में वापस आती हैं। वो भी एक अमाउंट है जो कि इस प्रोसेस में काफ़ी क्यूमुलेट हो गया है, और हमारा प्रोसेस चल रहा है उन बैंकों के साथ, तो वो भी अमाउंट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल को गैप जो है उसको हम बिल्कुल फिल कर लेंगे। एक तो ये कि जो GST का मामला था, रेट बढ़ाने की बात हो रही थी या पेट्रोलियम के ऊपर लगाने की बात हो रही थी, उस पर क्या डिसीजन हुआ है? दूसरा, जो NAP समेत जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर IMF के साथ कमिटमेंट हुई? नहीं, जो आपका पहला सवाल है उसमें तो फिस्कल जो मेजर्स हैं 170 अरब के, तो उसमें शामिल है भाई, कि उसी में होगा जो कुछ होगा। वो पे नहीं है, वो मैं वही क्लैरिफाई कर लूँगा कि सेल्स टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना, और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी ये जो थी, ये मैंने पढ़ा प्रेस में भी था, जो आपकी भी सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने माना ना, और उन्होंने कंसीड किया। दैट मीन्स कि हमने म्यूचुअली एग्री किया कि जो पेट्रोलियम जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा, ये एग्री हुआ। जहाँ तक जनरल सेल्स टैक्स का आपका तल्लक है, वो ऑब्वियसली 170 बिलियन में वो जो एक आप ज़ाहिर है कि किसी चीज़ों में कुछ आप करेंगे ना, टिंकर करेंगे आगे पीछे, तो वो उसमें वो शामिल होगा। जो आपका सवाल है उसमें शामिल होगा। वो जो ही हम फाइनल करते हैं फाइनेंस बिल, ऑब्वियसली इट मैटर ऑफ डेज, नॉट लंबा, तो वो आपसे तो आप किसी और को भी नहीं, उस पर तो दैट वाज नॉट एन एजेंडा के नैप को रीस्ट्रक्चर करना, वो दैट वाज नॉट एजेंडा। ये मैंने कहा नहीं, ये हमें जो अब फ्लो को रोकना है, उसके लिए जो भी पावर सेक्टर में जितना रोकना है वो 75 बिलियन पे नहीं आना, वो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो उसमें जाहिर है कि ये सारी चीज़ें विल बी ऑन द मेन्यू कि हमने कैसे किस चीज़ को करना है। जी, आप 5-7 बिलियन डॉलर आने दें तो देखे सब बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यार आपने शुरू में भी किया था ना, बाकी को मौका। मेरा सवाल ये है कि इस सारी बातों का एक सियासी पहलू भी है। आपने बड़ा ये था कि जी अब डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया, डूब गया, अब आप कौम को क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया,
जो है पार्लिस ख़त्म हो गए, हम डूब गए। भाई अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आके इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है डेट टू पब्लिक डेट टू जीडीपी, हम मर गए हैं। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, जापान कहता है, हमें बड़ा शौक है, हम 73% है। हम हर रोज़ ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें कहें, ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं। नहीं जी, बस जी 170 अरब का जो टैक्सेस का फरमा रहे हैं, ये हमने 4-4.5 माह में 170 इम्पैक्ट है, या ये एनुअलाइज 170 है? आप जानते हैं एनुअलाइज नहीं, हमने ये 4 महीने में इकट्ठे करने। नहीं साल का इस तरह नहीं ना, तुसी अपना जो पुरानी स्टेटमेंट साबित करना चाहते हो ना। 170 अगर ये इस फिस्कल ईयर में लेना है, लेकिन यू आर रॉन्ग वंस, इसलिए कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, इस वन ऑफ, ऑफ कोर्स इज वन ऑफ। नहीं होते यार, ये तो कभी नहीं होता ना इस तरह की चीजें। आप जो मेयर्स ले रहे हैं, आपने 170 अरब के लिए, अब उसको हाइपोथेटिकली कहें जी टाइम दे दो, वो तो ना लगा और दिया कैसे। बाजी थैंक यू वेरी मच, मेरी इसी चीज है जी, थैंक यू। वज़ीर ख़जाना इसाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि IMF से तमाम निकात पर बाहमी मुशावरत से इत्तफाक किया गया है। वज़ीर आज़म भी जूम के जरिए मीटिंग में शरीक हुए। सोमवार को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी। पिछली हुकूमत की नाअहली के बायस मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। अभी IMF से मिलने वाली रकम के हवाले से मुस्बत नताइज मिलेंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात तय की जाएंगी और BISP के तहत 40 अरब का मजीद रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BISP के तहत 40 अरब का मजीद रिलीफ दिया जाएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात तय की जाएंगी। IMF से मिलने वाली रकम के हवाले से मुस्बत नताइज मिलेंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि पिछली हुकूमत की नालायकी और नाअहली के बायस मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। जनाब, हमारा अगला मौजू जो कि हमेशा हमारे प्रोग्राम का डेली एक सेगमेंट होता है, और वो होता है नौजवानों की तालीम और तरबियत से मुतालिक। उनको कैसे एक्सट्रीमिज़म से बचाया जाए, उनको कैसे इंतहा पसंदी से, अदम बर्दाश्त से बचाया जाए। बेसिक फैक्टर्स क्या हैं, रूट कॉज क्या है इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, अदम बर्दाश्त का, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा सर, बड़ा अहम मसला, मैंने बहुत ज़्यादा तमहीद इसलिए नहीं बांधी कि आई होप आप बेहतर तौर पे अहाता कर सकेंगे इस बात का कि नौजवानों को तालीम मिलती है, तरबियत मिलती है, तालीमी इदारों में एक पूरा सिलसिला होता है, 16-18 साल तक उनकी तालीम और तरबियत पे ये वक्त सर्फ होता है। उसके बावजूद हमारे नौजवान कभी शिद्दत पसंदी, कभी इंतहा पसंदी, कभी दहशत गर्दी, कभी अदम बर्दाश्त का शिकार होते हैं। वजह क्या है? अच्छा देखें जी, बात यह है कि नौजवान जो पाकिस्तान के अंदर फॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा एसेट है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें एक तरह से हाईएस्ट सेगमेंट है नौजवानों की इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। तकरीबन 65% हमारी यूथ बल्ज मौजूद है, ठीक है। अब जाहिर है कि ये यूथ जो है ना सोसाइटी का हिस्सा है, और जिस तरह आपने बात की कि किस तरह एक्सट्रीमिज़म, रेडिकलिज़म, टेररिज़म वो उनको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सोसाइटी के अंदर ये रुझानात क्यों बनते, ठीक है। अच्छा, मेरा अपना ख्याल है कि जो सबसे पहला इसके अंदर अंसर है या फैक्टर है, वो ये है कि सोशो इकनॉमिक डिस्पैरिटी जब सोसाइटीज़ में होती है तो वो इसको हेल्प आउट करती है। सोशो इकनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि जब मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी होते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वेल्थ है, पैसा है, एम्प्लॉयमेंट है, अच्छी लिविंग है, और दूसरी तरफ टोटल हैव नॉट्स हैं। तो जो ये जो डिफरेंस है बिटवीन हैव और हैव नॉट्स का, हैव मीन्स ऑल काइंड ऑफ हैव्स, मतलब उनके अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की भी है, हेल्थ की भी है, एम्प्लॉयमेंट की भी है, लाइवलीहुड की भी है, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं, और जहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं होता वो हैव नॉट्स होते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब ये डिस्पैरिटी
इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है सोसाइटी के अंदर, तो वहाँ से महरूमियत एमर्ज होती है। जब महरूमियत एमर्ज होती है तो वो किसी न किसी जो है ना रद्द अमल के सूरत में हमें नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर जो कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जब मार्जिनलाइज्ड हो जाती है, ठीक है ना, मार्जिनलाइज हो जाती है या उसमें डिस्क्रिमिनेशन होती है। मार्जिनलाइज मीन्स पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है। वो उस सोसाइटी का जो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर उनका कोई रोल नहीं होता, और कई जगह जो है ना लोगों से ना डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, बेशक किसी भी लेवल की डिस्क्रिमिनेशन हो। तो ये अगेन एक बड़ा इम्पोर्टेंट। सर, क्या इसमें बेसिक गलती पेरेंट्स कर जाते हैं? जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने का टाइम होता है, इस्तिताअत है 100 रुपये फ़ीस देने की, लेकिन 10,000 50,000 रुपये जहाँ पे फ़ीस हो वहाँ पे स्कूल में बच्चे को दाखिल करा दिया। बेसिक लेवल से डिस्क्रिमिनेशन का आगाज़ हो गया। वो बच्चा दूसरे बच्चों जैसे लग्जरी लंच लेके नहीं जा सकता, उन जैसे कपड़े नहीं पहन सकता, उन जैसी खूबसूरत किताबें, हो सकता है वो आम किताबों की इस्तिताअत रखता हो, तो वहीं से उसके अंदर एहसास महरूमी भी आ गया। और फिर टीचर्स की ट्रीटमेंट में डिफरेंस। एक बच्चा जो किसी बड़े घर से आ रहा है, हो सकता है उनके साथ उनका रवैया मुख्तलिफ हो, एक बच्चा जो छोटे बैकग्राउंड से आ रहा है, हो सकता है उसके साथ डिफरेंट हो उनका रवैया। अच्छा, ये जो एजुकेशन की तरफ जो आपने इशारा किया है, देखिए हमें एक अजीब सी बात है। तो मैं जब कनाडा में रहता था तो वहाँ पे मैं एक ही एजुकेशन सिस्टम देखता था। वो अमीर लोगों के बच्चे भी एक ही एजुकेशन सिस्टम में जाते थे, मिडिल क्लास भी और लोएस्ट टीयर ऑफ का जो सोसाइटी थी उनके बच्चे। हमारे यहाँ इंटरेस्टिंगली 3 टीयर्स ऑफ एजुकेशन पैरेलल चल रहे हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हैं। जो एलीट क्लास है वो अपने कैम्ब्रिज सिस्टम में बच्चों को भेजती है, ठीक है। जो सेकंड क्लास है, मिडिल क्लास है, वो आम स्कूलों में भेजती है। जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, वो मदरसे में भेजते हैं। अब यहीं से हमने ना क्लासेस की सेगमेंटेशन शुरू कर दी। अच्छा, ये बड़ी खौफनाक अमल है। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एलीट क्लास है सिर्फ उन्हीं के ही दिमाग हैं, उन बच्चियों के। हो सकता है मदरसे का बच्चा जो है ना उनसे ज़्यादा उसमें टैलेंट हो, उसमें स्किल हो, उसके कैपेबिलिटीज़ हो, उसमें इंटेलेक्ट हो, उसमें क्रिएटिविटी हो, जो कि अल्टीमेटली सोसाइटीज़ को चेंज करती है। क्रिएटिविटी है सब, इट्स ऑल इनोवेशन। जितनी भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं आज की दुनिया के अंदर, ठीक है ना, ये सब के सब इनोवेशन बेस्ड है। और इनोवेशन आती है नॉलेज, जो नॉलेज सोसाइटीज़ होती हैं ना, ये जितनी भी, अगर आप अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखें तो ये नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेवलपमेंट हुई है। बेशक आप कोरिया ले लें, मलेशिया ले लें, अब ये जो नए मुल्क, वियतनाम ले लें, कंबोडिया ले लें, चाइना इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट एग्जांपल एज वेल। तो ये सब के सब लोगों ने ना अपना इंटेलेक्ट काम किया। इनोवेशन फैक्टर वैसे तो सबसे हाईएस्ट यूएस का है, लेकिन हम जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने जैसे मुल्कों से, अपनी जैसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के मुल्कों से, तो उन्होंने उस ट्रैप से जो कि पॉवर्टी ट्रैप था, उसने ने ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज करके, और ह्यूमन कैपिटल जो बेस्ट होता है वो आपके यंग बच्चियों के अंदर होता है, वो उन्होंने चेंज लेके आए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। और जब आप हायर प्रोडक्टिविटी पे जाते हैं, जो कि नेशनल लेवल की प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है, और जब वो इन्फ्लुएंस करती है तो आपका मुल्क जो है ना उसका इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स के ऊपर जो है ना अपना बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी आपके सागडार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिशिएट है, हम ट्रेड डेफिशिएट है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो कि इंटरनेशनली तौर पे कॉम्पिटिटिव हो। और ये कहाँ से आनी है? ये जो है ना यहाँ के इंसानों ने काम करना है तो आनी है। तो ये ठीक। अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे इस वक्त एक मीडिया टॉक की तरफ जाना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया टॉक आपसे शेयर करते हैं।
तारीख में एक प्लस्तर की तवील तरीन जो मुद्दत है वो तकरीबन 6 हफ्ते तक है, जबकि इस प्लस्तर की जो मुद्दत है वो दुनिया की तारीख में सबसे तवील तरीन मुद्दत जो है वो इख्तियार हो चुकी है। 6 हफ्ते से ज्यादा किसी भी बंदे को, चाहे उसकी टांग जहां से भी टूटी हो, जितनी भी टूटी हो, उसका प्लस्तर नहीं रहता। और ये आज चौथा महीना हो गया है कि इमरान खान का जो प्लस्तर है वो नीचे उतर नहीं रहा। और उस प्लस्तर के पीछे छुपकर जो शख्स इंसाफ की बात करता है, जो शख्स कहता है कि मैं जेल में जाऊंगा, मैं जेल से नहीं डरता, तो वो अदालत में तो पेश हो अपनी अबूरी जमानत में, वो इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो। ना वो अदालत में पेश हो रहा है, ना वो मुकदमे में शामिल तफ्तीश हो रहा है। तो ये जो दोहरा मियार है इमरान खान की सियासत का कि मैं जेल भरूंगा, तो लगता यह है कि जेल वो कारकुनों से और उन मासूम लोगों से भरने का इरादा रखते हैं जिनको उन्होंने गुमराह किया हुआ है। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी देख लेना चाहिए कि वो कितने मुखलस हैं अपनी इस तहरीक के साथ, कि अगर वाकई जेल वो भरना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मौका इमरान खान के पास नहीं हो सकता कि वो इस मुकदमे में अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले लें और जेल चले जाएं। जहां पर भी उनके खिलाफ मुकदमात हैं वहां पर तो वो जमानत करवाते हैं, प्लस्तर के पीछे छुपते हैं, और उसके बाद जहां पर सियासी की बात आती है, माइक सामने आता है, वहां पर कहते हैं मैं जेल भरूंगा। तो मेरे ख्याल से इमरान खान की जो ये सियासत का दोहरा मियार है कि वो प्लस्तर के पीछे छुप के अदालतों में दरखास्तें देते फिरते हैं और कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मेरी टांग खराब है, मेरी जमानत जो है उसको और तोसी दी जाए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं जेल जो है मैं जेल भरूंगा। तो यहाँ पर मुझे जेल जाने का उनका इरादा नहीं लगता, और वो अपने प्लस्तर के पीछे छुपे हुए। इस प्लस्तर का नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा इंशाल्लाह, कि ये वो प्लस्तर है पाकिस्तान दुनिया की तारीख का जिसकी मुद्दत मेरे ख्याल से 4 महीने हो चुकी है। इमरान खान ने इस केस में कोई तिब्बी मुआयना नहीं करवाया। मैंने अदालत से दरखास्त की है कि पिम्स के डॉक्टर्स का एक बोर्ड बना दिया जाए और वो बोर्ड जाके तिब्बी मुआयना कर ले, क्योंकि ये मुकदमा अदालत में ज़ेर इल्तवा है। हर शख्स का कानूनी हक बनता है कि उसको जो कानून के नीचे मिले गए उसके हकूक हैं वो उसको मिले जाएं। अब मेरा भी हक है कि मैं अदालत से भी सदा करूं, जो कि मैंने अदालत से कहा कि ये अनोखा लाडला जो है, इसके साथ जो लाडले वाला ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। और एक तरफ खाने खा रहा है, एक तरफ दावतें अटेंड कर रहा है, घर में चलता फिरता है, कन्वेंशन अटेंड करता है, और जब अदालत की पेशी आती है तो प्लस्तर सामने आ जाता है। तो मैंने जज साहब से भी ये गुजारिश की कि खुदा रहा इनका एक तिब्बी मुआयना करवा लें, क्योंकि इस मुकदमे में जो कि हमने FIRs करवाई हुई हैं, उन FIRs में वो बुनियाद प्लस्तर की ले रहे कि जी प्लस्तर की वजह से मैं चल नहीं सकता, मैं अदालत नहीं आ सकता, प्लस्तर की वजह से मैं चल नहीं सकता, मैं मुकदमे में शामिल तफ्तीश नहीं हो सकता। जेल भरो तहरीक तो अब आप जेन से ही निकाल देना कि वो जेल क्या भरेंगे जो अदालत में से अपनी जमानत की दरखास्तें देते फिरते हैं और प्लस्तर के पीछे छुपते फिरते हैं। इनमें ये वो मट्टी के नहीं बने हुए जो जेलों में जाएगी। तो लिहाजा मैं तो यही अदालत से भी इस्तदा की, अब आइंदा तारीख पे पता लगेगा क्या होगा। तो ये जो प्लस्तर वाली कहानी है, इस पे मैं तो ये कहता हूँ कि कानून हर आम शहरी के लिए भी बराबर है, और इमरान खान ने जो यहाँ पे रवैया अदालत में इख्तियार कर रखा है ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि हर तारीख पे वो कह देते हैं कि जी मैं चल नहीं सकता। टीवी लगा के देखे तो हर लोगों से मिल रहे हैं, खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, चलते फिरते हैं अपने घर में, और जब अदालत आती है तो फिर प्लस्तर सामने आ जाता है। तो ये जेल भरने वाला बंदा नहीं है। पाकिस्तानी कौम को आज मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ कि पिछले 3 या 4 तारीखों से अगर ये जेल जाने वाला मटीरियल होता तो ये आज अपनी दरख्वास्त वापस लेता और जेल चला जाता, और फिर तहरीक इंसाफ के बाकी लोगों को जिनको ये कहता था, ये तो कहता था ना जिनको मैं रुलाऊंगा, इन्होंने मेरे ख्याल से बाकी तहरीक इंसाफ के जो बाकी कायदीन है उनको रुलाना है, खुद इन्होंने अबूरी जमानत पे ही रहना है और प्लस्तर के पीछे ही छुपना है। तो ये आज की तारीख पे, जो कि अब आइंदा तारीख 27 तारीख पड़ चुकी है, तो इस दोहरे मेयार की सियासत रखने वाले शख्स का असल चेहरा आपके सामने आ गया कि आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए, अदालत से फरार हुए और प्लस्तर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, हुकूमत ने तो फैसला काबीना में कर दिया है कि वो तफसीलात प्रोवाइड कर दी जाए, तो वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। देखिए, वो हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जब हुकूमत में भी पीटीआई थी, तो जब पाकिस्तान और कश्मीर का इंडिया के जो हालात थे कशीदगी का शिकार हुए और उनका त्यारा आया, तो उस वक्त पार्लियामेंट का एक इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम सियासी जमातों को भी बुलाया गया। अपोजिशन की थी, इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई बुरा वक्त आया, चाहे कोरोना का वक्त आया या कोई और बुरा वक्त आया, तो उन्होंने अपोजिशन के साथ बैठने से, इन हुकूमत में होते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए, क्योंकि उनकी अना जो है वो पाकिस्तान के मकसद से बड़ी है, उनकी जो अना है वो पाकिस्तान के नज़रिए से बड़ी है। तो ये बुनियादी वजह है। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान पर FIR करवाई है। इमरान खान के लिए पिम्स का बोर्ड बनाने की इस्तदा की है। चौथा महीना गुजर गया लेकिन प्लस्तर नहीं उतर रहा। कानून हर आम शहरी के लिए बराबर होना चाहिए। डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बात हो रही है इंतहा पसंदी से मुतालिक और हमारे नौजवानों का जो तालीमी इदारों में जो उनको सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, उसमें कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, हमारे निसाब में क्या कमी है। और फिर नौजवानों की जब तालीम और तरबियत की बात होती है तो तरबियत पूरा माशरा कर रहा होता है, घर से लेके यूनिवर्सिटी से लेके हर आम शहरी से इंटरेक्शन में उनकी तरबियत का एक पहलू मौजूद होता है। तो हुकूमत का किरदार, माशरे का किरदार और इसके अलावा मीडिया का किरदार क्या है, सारे प्रोसेस में इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन एक बड़ी अहम बात कि हम ये जो टर्म सुनते हैं इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, इसके लिए हमारा काउंटर नैरेटिव क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, एक चीज़ हमने शायद अभी मिस की है। तरबियत की बात आपने बात की। तरबियत जो है ना बड़ा इंटेग्रल पार्ट है तालीम का। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं तालीम से मुंसलिक हूँ, कि वो हमारा कंपोनेंट काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। अच्छा, ना वो फुलफ़िल हो रहा है घर के ऊपर। बच्चे की पर्सनैलिटीज़ घर से बनती। अच्छा, घर का मतलब है कि वालिदैन या फैमिली जो है वो बच्चे के साथ कितनी इंगेज है। अगर बच्चा डिस्कनेक्ट है, बेशक वो घर के लेवल पे या स्कूल के लेवल पे, तो वहाँ पर जो है ना जो एक नेगेटिव नैरेटिव है वो इन्फ्लुएंस कर जाएगा। अब एक तो फैमिली सिस्टम मुझे लग रहा है कि पहले, आज से मैं 20 साल पहले देखा करता था, नॉर्मली ना जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। अगर माँ बाप मसरूफ़ भी हैं तो दादा दादी, नाना नानी, मामू, मतलब दैट वाज एक्सटेंडेड फैमिली जो है ना बच्चों के साथ इंगेज रहती थी। अच्छा, अब वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है हमारा फैमिली सिस्टम। प्रोफेशनलिज्म बहुत आई है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, तो मदर फादर दोनों बिज़ी हैं और बच्चे को आउटसोर्स कर दिया है, या ट्यूटर के पास या स्कूल के बेस्ट स्कूल में एडमिशन करा के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं हमने फुलफ़िल कर लिया है। एक तो वो मिसिंग लिंक नज़र आ रहा है कि बच्चे की तरबियत जो है ना घर पे मुनासिब नहीं हो रही जिस तरह की होनी चाहिए थी। सेकंड, अब इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर आ जाइए। इंस्टीट्यूशन ज़ाहिर है कि 3 टीयर्स के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं। पहले स्कूल लेवल है, मैं जिसको हम प्राइमरी एजुकेशन पे सेकेंडरी लेवल है, और टर्शरी जो हायर एजुकेशन सिस्टम है। अगर इसके अंदर आप ये देखें, 2-3 चीज़ें इदारों के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? इसके स्टेक होल्डर्स हैं, एक पेरेंट्स हैं, एक टीचर्स हैं, एक उस स्कूल का, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, फिर उसके जनाब ना रेगुलेटर्स हैं, उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है निसाब करिकुलम है वो है, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, और तो उसको अगर आप हर एक को अगर आप ये देखें तो वहाँ पर अगेन आपको कुछ गैप्स नज़र आते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर हम टीचर के पर्सपेक्टिव में देखें तो टीचर्स जो है ना ज़्यादातर बच्चे से ना की जो इंगेजमेंट होती है सिर्फ़ और सिर्फ कोर्स ओरिएंटेड इंगेजमेंट होती है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, वो नंबर एक तो उससे इंगेज नहीं होते, जिसकी कई रीज़न्स हो सकती हो सकता है स्टूडेंट टीचर रेशो जो है ना वो बहुत ख़राब हो, और वो हर बच्चे से अगर 100 बच्चा बैठा होता टीचर, हाउ कैन टीचर इंगेज, तो ये फिर जिम्मेदारी आ जाती है इदारों की, बेशक वो गवर्नमेंट हो, बेशक वो इदारा। अच्छा, फिर करिकुलम हम पढ़ा क्या रहे हैं, वो हम उस करिकुलम की स्पिरिट की तरफ नहीं जाते।
जो सिर्फ वो लर्निंग मतलब जो है ना सिर्फ रट्टा जो है ना सॉर्ट ऑफ वो हमारा एटीट्यूड होता है, पर्पस जो होता है करिकुलम का, और क्या करिकुलम में वो कंटेंट शामिल है जो कि इन जो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं सोसाइटीज़ में पिछले 20 साल में ज़्यादा चीज़ें एमर्ज हुई हैं जो कि एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं, टेररिज्म की तरफ जाते हैं, इवन ड्रग्स की तरफ जाते हैं। इट्स अ कॉमन फिनोमेना। तो क्या वो उनको काउंटर करने के लिए कुछ उसमें कंटेंट है या नहीं है? फिर टीचिंग मेथडोलॉजी में हम और कोई चेंज लेके आए हैं बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी, लाइक बच्चे क्योंकि इंगेज होते हैं आजकल स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, तो वो क्या ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसा कंटेंट जो कि वीडियो बेस्ड कंटेंट हो, जो कि ऑडियो बेस्ड कंटेंट हो, जो ग्राफिक जो इस किस्म का हम लोगों ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं किया है? क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि बच्चे जिसके साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और क्या हम हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में सोशल मीडिया ओरिएंटेड नैरेटिव जो है ना हमारे पास मौजूद है इन कॉन्टेक्स्ट विद पाकिस्तान्स नैरेटिव, इन कॉन्टेक्स्ट विद आवर जो है ना रिलीजियस नैरेटिव, और जो है ना इन कॉन्टेक्स्ट विद द एथिकल कॉन्टेक्स्ट। तो क्या ये चीज़ें जो है ना हमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है एड्रेस करने की, ताकि जो है ना आप अपनी नौजवान नस्ल को जब तक स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव नहीं आएगा और उस नैरेटिव के साथ गवर्नमेंट की काइनेटिक स्ट्रेटजी नहीं आएगी, ठीक है ना, इट हैज़ टू बी अ काइनेटिक स्ट्रेटजी, और ये हमें इमरजेंसी बेसिस पे करना और पड़ेगा, ये जो है ना वॉर फुटिंग बेसिस पे करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज जो है ना इट्स अ वेरी ये समझे बड़ा खतरनाक जो है ना ये नो डाउट हमें अपनी नौजवान नस्ल को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है और उनकी तालीम और तरबियत के लिए जो किरदार हम अदा कर सकते हैं, इमरजेंसी बेसिस पे जो स्टेप्स हम ले सकते हैं हमें लेना होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत यूजफुल डिस्कशन रही। आई विश हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत है, हमें आगे बढ़ना है और अगले मौजू की तरफ बढ़ना है। अगले मौजू से मुतालिक मैं थोड़ा सा टीजर आपको दे दूँ कि बात होने वाली है डिप्रेशन से मुतालिक, जो कि हर आम बंदे का मसला है। जैसे ये हमारा मसला है ना, कॉमन मसला कि तालीम और तरबियत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ज़िंदगियों में, इसी तरह जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सोच रहे होते हैं, हमें किसी भी एज ग्रुप की बात करें, छोटे बच्चे हैं उनको डिप्रेशन होगी कि उनको खेल के लिए वक्त नहीं मिल रहा, अगर वो नौजवान है उनको अपने करिकुलम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सर पे सवार होंगी, उनको अच्छे मार्क्स लेने हैं, टीचर ने टेस्ट दिया हुआ है उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। इसी तरह अगर कोई ओल्डर एज में है तो उनको अर्निंग के मसाइल हो सकते हैं, उनको बच्चों की शादियों के मसाइल हो सकते हैं, हर तरह के मसाइल डिप्रेशन कॉज करते हैं। अब इसकी कुछ हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं जिसकी वजह बन रही होती हैं, उन पे भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवानुल हसन सिद्दीकी साहब। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त सर। बात होने वाली है डिप्रेशन से मुतालिक। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये डिप्रेशन होता क्या है और एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? डिप्रेशन मेजर साइकियाट्रिक इलनेस है और इतनी सीरियस इलनेस है मेडिकल दैट लीड्स टू सुसाइड, ये खुदकुशी की तरफ ले जाती है डिप्रेशन। हम लोग इसको सीरियस नहीं लेते, तो मकसद यही था अभी अवेयरनेस दूं मैं। डिप्रेशन इज मेजर साइकियाट्रिक इलनेस, इसमें न्यूरोकेमिकल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जस्ट लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से द पेशेंट फील लो, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसका मूड लो हो जाता है, उसमें एनर्जी नहीं होती, उसकी खुशी महसूस नहीं होती, डेली एक्टिविटी में पेशेंट खुश नहीं होता, उसकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, खाना पीना कम हो जाता है, अटेंशन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, डेथ विचेस होती हैं और सुइसाइडल आइडिएशंस होती हैं। ये अगर ये रहे परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, फिर हम कहेंगे इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। और इसकी 3 टाइप्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जब जूं इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाएगी तो हम कहेंगे ये सीवियर डिप्रेशन है। उसके बाद जी आपने पूछा एंजाइटी क्या है। एंजाइटी लोग इसको मिक्स कर देते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। एंजाइटी में होती है घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज, जनरलाइज्ड फियर एंड फोबियाज, अनजाना सा एक डर खौफ होता है, ओवर थिंकिंग होता है, फ्रीज होती हैं, वरिंग थाट्स होती हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे साथ क्या हो जाएगा, हम कुछ डर खौफ रहता है हर वक्त।
हार्ट बीट तेज हो गई, चेस्ट पेन हो गया, तो पाल्पिटेशन हो गई, स्टमक प्रॉब्लम हो गए, फिजिकल मैनिफेस्टेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है एंजाइटी का। तो इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन और एंजाइटी में अगर मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं तो आप भी असेस कर लेंगे कि पेशेंट को डिप्रेशन है या एंजाइटी है। वो है डिप्रेशन में होता है डेथ विशेस, मरने की ख्वाहिश, और एंजाइटी में होती है फियर ऑफ डेथ, मरने से डर लगता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यानी सर अगर मुझे शक हो रहा है कि कोई बंदा डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार है तो पहले मैं उससे ये सवाल करूं कि आप मरना चाहते हैं या मरने से डर लगता है? नहीं, वो तो असेसमेंट की बात कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। आपने सवाल नहीं पूछना, वो हमारा काम है। ठीक ठीक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हाइपरटेंशन और डिप्रेशन क्या ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं? क्या हाइपरटेंशन सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर का नाम है? इट्स इंटायर डिफरेंट, जमीन आसमान का फर्क है। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसमें जो डिप्रेशन में होता है ना, डिप्रेशन का याद रखिएगा, लो मूड होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, बंदा गिल्ट होगा, फेल्योर की थॉट्स होंगी, ये होगी डिप्रेशन में। हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर, उसमें ऐसा कोई ख्यालात नहीं होते। वो तो सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपको हेडेक होगी, आपको इरिटेबिलिटी होगी, आपको नींद के मसाइल होंगे, चिड़चिड़ापन होगा। तो हाइपरटेंशन इज द फिजिकल इलनेस, जबकि डिप्रेशन इज साइकेट्रिक इलनेस। इसमें तो न्यूरोकेमिकल का बैलेंस हो जाता है ना जी, तो दोनों में बहुत फर्क है। ठीक। अच्छा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक और छोटी सी चीज़ कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इसके लिए? जी, मिड ट्वेंटीज 25-27 इज द पीक एज ऑफ डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा इस एज में होता है। उसके बाद 40s में भी हो सकता है, किसी एज ग्रुप में भी हो सकता है, 60 में भी होता है, चाइल्डहुड में भी होता है, एडोलिसेंट एज में भी होता है। लेकिन जो इसका पीक एज है वो 25-27 है। 25 to 27 सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डिप्रेशन, एंजाइटी और हाई ब्लड प्रेशर में क्या फ़र्क है ये भी बताया। आई विश कि हम इसके इलाज पर भी, इसके ट्रीटमेंट प्लान्स पे भी बात कर सकते हैं। वक्त की किल्लत है और बहुत से मौज़ूआत अभी बाकी हैं, उन पर भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। तालीम और तरबियत की आज हमने बात की, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है, रवादारी से मुतालिक, हम आहंगी से मुतालिक, हमारे मज़हब ने जो हमें तालीमात दी हम उनसे क्यों दूर होते जा रहे हैं। कौमों की तरक्की और जवाल की वजह क्या बनती है? तालीम। तालीम सबसे बेसिक फैक्टर है जिस पे हमारे दीन में, हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया कि हम उम्र के हर हिस्से में, हर लेवल पे तालीम हासिल करनी चाहिए। सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि कोई डिग्री लेना मकसद नहीं होता। सबसे पहले तो तालीम शुरू होती है आपके घर से। आपके घर में आपको क्या सिखाया जा रहा है, माँ की गोद से लेके तालीम का अमल शुरू हो जाता है, तरबियत का अमल शुरू हो जाता है। और फिर कुरान पाक जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इसके अलावा माशरती और समाजी अमन इस्तेहकाम की राह में कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती अगर हम तालीमी हवाले से अपने जो मयार हैं उनको दुरुस्त कर लें और तालीम पर ख़ास तवज्जो देनी शुरू कर दें। अमन, बर्दाश्त, इस्तेहकाम जैसे रवैयों को फ़रोग देने के लिए अगर यूनिवर्सिटी सतह पर ही बेहतर इक़दाम का सहारा ले लिया जाए तो नौजवान तलबा के जहनों को तवाज़ुन और बर्दाश्त की आला इक़दार का सबक दिया जा सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि हम मज़ीद ग्रो कर सकते हैं, मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं इसी मामले पर बात करने के लिए कि रवादारी से मुतालिक तालीम हमें क्या सिखाती है। स्कॉलर, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, नमल से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? गुड मॉर्निंग टू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर, समाजी हम आहंगी और मजहबी रवादारी, इन दोनों के दरमियान क्या रेलेवेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहबी रवादारी और समाजी हम आहंगी ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं। इंसान के जज्बात इससे मुताल्लिक होते हैं और इन हवाले से कहा जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा हसास होता है। वो किसी सूरत नहीं चाहता कि उसकी ज़ात पात के ऊपर कोई बात करे, उसकी कोई सोच के ऊपर बात करे। और इसी तरह जो वो कोई मजहबी अगर कोई अकायद रखता है, ख़यालात रखता है, उसके ऊपर जो है ना, और ये हसासियत का एहसास, चूँकि इतना इंसान हसास है तो मज़हब ने भी उसका ख़याल रखा। अगर हम इस्लाम की तालीमात को देखते हैं, कुरान और सुन्ना की, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखा गया है। और ख़याल कुछ इस तरह रखा गया है कि इन दोनों में अगर आपने बैलेंस करना है, लोगों के जज्बात का प्रॉपर अगर ख़याल रखना है तो उसके लिए फिर तालीम को लाना पड़ेगा। तालीम वो वाली के जो लोगों के जज्बात का ख़याल रखे, उसमें उनको कोई दुख न मिले। यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों रवैयों का, कि एक समाजी इंसान का है और एक इंसान का मजहबी है, कि मुआशरे के अंदर वो चाहता है कि एक अच्छा मकाम उसको मिले। चूँकि अगर हम अपने मुआशरे को देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा तनव्वुर है, इख्तलाफ है, बरादरियाँ हैं, मज़ाहिब हैं, फ़िरके हैं, ख़यालात हैं, अफ़कार हैं। उन अफ़कार से कोई हटना नहीं चाहता। लेकिन तालीम एक ऐसी चीज़ है कि हटे बग़ैर उसके अंदर बेहतरीन बैलेंस करना, तवाज़ुन पैदा करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम से हो सकता है। अगर मैं आपके सामने वो वाली मिसाल रखूँ जो सूरह हुजुरात की एक आयत की तशरीह के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उक़बा बिन मुईत को एक कबीले की तरफ ज़कात के लिए, ज़कात हासिल करने के लिए भेजा। वो वहाँ प्रॉपर पहुँचने से पहले लोगों को देखा कि वो उसकी तरफ आ रहे थे, तो वो ये समझे कि तो मुझसे झगड़ने आ रहे हैं। और किसी वक्त उनकी आपस में कोई बरादरी की कशमकश भी थी, क्लैश भी था। तो वो ये ख्याल करके आके कह दिया कि उन लोगों ने इनकार कर दिया। अब तजवीज़ दे दी गई कि उनके ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये तजवीज़ गई, आपने हमले का जब सुना तो आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी तहकीक करनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज, इल्म हासिल करना चाहिए कि आखिर वो क्या वजह थी कि वो हमला करने क्यों दौड़े हैं जो है ना। चले ज़्यादा ज़्यादा ये है कि वो ज़कात का इनकार कर देते, पर आप आगे से हमला करना जो है ना, मज़ीद सीना ज़ोरी दिखाना जो है ना, ये कैसे है। तो आपने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत जलीलुल कदर सहाबी हैं, उनकी सरबराही में एक लश्कर को वहाँ रवाना किया। वो जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने और साथ उनको एडवाइस भी किया कि प्रॉपर जाके तहकीक पहले करनी है, फिर उसके बाद लश्कर कशी जो भी है वो उसके बाद का सिलसिला है। तो कहते हैं वहाँ गए तो वो तो सारे के सारे बिल्कुल उसी तरह सरदार के साथ वो आपकी तरफ आने लगे। और वो बार बार एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि हम तो पहले भी आ रहे थे, हम तो पहले ज़कात देने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खफा ना हो जाएं,
तो हम तो देने ही आ रहे थे। तो इस तरह करके एक अहसन तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले को हल किया कि उनके जज्बात भी मजरूह नहीं हुए, और हमले की सूरत में आपको पता है क्या क्या फिर मसाइल होने थे। और एक और लर्निंग जो इसमें मौजूद है हमारे लिए वो है फेक न्यूज़ से रिलेटेड। आपके पास कोई भी खबर आती है उसकी तहकीक करना, वो भी उसकी सूरह तह तक हुजुरात जाना। के अंदर है कि अगर कोई फासिक आदमी यानी कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो आपके पास खबर लेके आता है फतबय्यनु, तो सबसे पहले उसकी खोज लगा लो, उसकी तहकीक कर लो, उसके बारे में जान लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जब आप कोई एक्शन लो तो उससे आपको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े कि वो आप एक बेसलेस चीज़ के ऊपर जो है ना आपने कोई ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, जो कि किसी सूरत ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ की तहकीक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटीज़ का किरदार हम देखते हैं, नौजवानों की तालीम और तरबियत की बात हो रही है और कौमी हम आहंगी की बात हो रही है, नेशनल कोहेजन की बात जब हम करते हैं, उसमें यूनिवर्सिटीज़ का किरदार कितना इम्पॉर्टेंट होता है नेशनल लेवल पे। ना हम तो करिकुलम पढ़ा देते हैं ना, उसके बाद जो जज्बात पैदा करने होते हैं कौमी इत्तेहाद से मुतालिक, समाजी हम आहंगी से मुतालिक, दूसरों को बर्दाश्त करने से मुतालिक, दूसरों को उनके नैरेटिव के साथ कदम से कदम मिला के चलने से मुतालिक, या लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, हमारे स्टूडेंट्स मेंटली प्रिपेयर हों कि हमें अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। ज़ाहिर है जो फैसले होंगे वो आवाम के हक में होंगे, आवाम की बेहतरी के लिए होंगे। तो हमारे करिकुलम में किस तरह से चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं ताकि हमारे नौजवान उनसे इस्तेफादा कर सकें? ऐसा ही है कि नौजवान नस्ल, स्पेशल यूनिवर्सिटी लेवल की नस्ल जो है, चूँकि बाद में इसने ही मुल्क की बागडोर संभालनी होती है, क़यादत इन्हीं के हिस्से में आती है, तो इस स्टेज के ऊपर यकीनन ये कोशिशें होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कि उनकी जो उनके बड़े यानी जज्बाती होते हैं, खेज़ ज़हन होते हैं उनकी मुआशरे के हिसाब से या क़यादत के हिसाब से ऐसी उनकी तरबियत कर दी जाए कि वो बड़ी आसानी से इस फरीज़े को अदा कर सकें। चूँकि हो ये रहा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ अर्सा पहले तो एक भाग दौड़ लगी और डिग्रियाँ तकसीम होती गई, लेकिन अभी चंद एक यूनिवर्सिटियाँ मेरे जहन में आ रही हैं जिन्होंने बाकायदा, जिसे हम कहते हैं तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। वो तालीम तो शायद डिग्रियों की शक्ल में मिल जाती है, लेकिन तरबियत प्रॉपर उसके हिसाब से कि चूँकि इंसान का मकसद है खिदमत करना जो है ना, दूसरों के लिए यूज़फुल साबित होना, ऐसे एक्शन करना जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और तालीम का मकसद भी यही है, एक तो तरक्की है और दूसरी तख्लीक है। अगर सिर्फ तरक्की है तो वो तख्लीक उसके साथ नहीं है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो नाम की जो है ना वो तरक्की होगी। अगर वाकई उनके अंदर तख्लीकी ऐसे जज्बे जो है वो बेदार कर दिए जाते हैं, स्किल उनके अंदर डाल दिए जाते हैं तो बड़ा अच्छा है। तो अब कुछ यूनिवर्सिटियों के अंदर वही मैं देख रहा हूँ कि एक मेंटोरिंग का सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया है कि आप बाकायदा वो इवन कुछ कोर्सेज भी अब वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें रिफा भी है, नमल भी है, इस तरह नस्ब भी है, ये जो बड़े बड़े इदारे हैं इन्होंने बाकायदा इस पर फोकस किया है कि वो एक टीचर जो है जो मेच्योर समझते हैं वो बाकायदा प्रॉपर पहले उसकी काउंसलिंग की जाती है, फिर उसके साथ चंद एक स्टूडेंट्स अटैच कर दिए जाते हैं ताकि वो अपने जो अटैच्ड उसके अटैची स्टूडेंट हैं उसके साथ वो उनकी इस अंदाज से तरबियत कर दे कि हाँ डिग्री भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन उस डिग्री का जो प्रॉपर यूज़ है वो जब तक आप दूसरों के लिए उसको यूज़फुल नहीं बनाएंगे उस वक्त तक उस तालीम का उस डिग्री का फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि अगर हम ये देखते हैं कुरान शरीफ की इस आयत को कि इवन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सबसे बड़े अगर हम कह दें कि मेंटोर हैं हमारे लिए, पूरी उम्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है ना, उनको भी अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया था कि आपके मुतालिक इरशाद फरमाया था युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नबी वो हैं जो अपनी उम्मत को किताब भी सिखाते हैं, यानी वो सिलेबस भी उनको पढ़ाते हैं, और साथ साथ वल हिकमा, और हिकमत भी, दानाई भी, वाइजनेस भी सिखाते हैं कि वो उस इल्म का यूज़ प्रॉपर जो है वो हिकमत होती है, वो वाइजनेस होती है। ये नहीं है कि आप आके कोई भी आप बात करना चाहते हैं तो वो बात आप फेंक के चले जाएं जो है ना, ठीक है वो इबलाग फेंका तो जाएगा लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कहा गया कि जब आपने अपने रब की तरफ बुलाना है उदु इला रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़ा अल हसना, यहाँ ये भी नहीं कहा गया कि किताब के साथ उनको बुलाएं जो है ना, बल्कि कहा गया कि दानाई के साथ बुलाएं और खूबसूरत तरीके से उनको नसीहत से बुलाएं जो है ना। आपकी नसीहत के अंदर इतना प्यार हो, आपके अल्फाज का चुनाव इतना ज़बरदस्त हो कि अगला उससे मुतासर होकर जो है ना वो आपकी जो बात है, आपका जो पैगाम है उसको जल्दी जल्दी वो समझ ले।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जब हम कौमी हम आहंगी की, समाजी हम आहंगी की बात करते हैं, लिसानियत और कौमियत, ये ऐसी हर्डल्स हैं जो कि हमारी कौमी हम आहंगी में या कौमी यकजहती में एक जहर घोलने के मुतरादिफ हैं। हम इसको किस हद तक काउंटर कर रहे हैं? यही तो मसला है हमारे यहाँ कि बहुत ज़्यादा जो मैंने कहा तनाव है हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, कि बरादरियाँ बहुत हैं, कलर्स बहुत हैं, इलाकाई मसाइल हैं, ज़ुबानी मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम वाकई ओरिजिनल तालीम को देखें तो उसके अंदर तो वुसअत होती है। आलिम आदमी का बंदा जो साहिब इल्म आदमी है, मतलब ही उसका यही है कि वो बहुत ज़्यादा हौसलामंद हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात के ऊपर बाकायदा इसका कहा कि वो इल्म जो हिल्म के बग़ैर है, हौसले के बग़ैर है, बर्दाश्त के बग़ैर है, जो है ना, किसी को कबूलियत के बग़ैर है कि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो इल्म तो ना हुआ आपके पास। वो तो फिर ऐसे कैसे, जैसे कुरान शरीफ के अंदर कहा गया कमसल हिमार यामिल असफारा, कि एक जानवर के ऊपर आप किताबें लाद देते हो तो उसको इसकी अहमियत का क्या अंदाज़ा कि कितने अजीम जो है ना माशाल्लाह मेरे ऊपर जो है वो ख़जाने इल्म के पड़े हुए हैं। तो वो बिला तफरीक जैसे आम नॉर्मल किसी बोझ को उठाता है, वो किताबों का बोझ भी उसी तरह है। तो ये इल्म ही है जो आपको दूसरों की कबूलियत सिखाता है, दूसरों को। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक शायर थे पश्तो के, उनको कहा गया कि आपकी ज़ुबान जो है ये तो जहन्नम की ज़ुबान है। तो उसने बड़े एहसन वे में, हम्बल अंदाज में कहा कि हम इसी ज़ुबान के साथ जन्नत में जाएंगे। तो ये जो रवैये होते हैं कि उसको वो आगे बुरा भला कहने की बजाय उसने कहा नहीं, ज़ुबान कोई बुरी नहीं होती, कोई ज़ात पात कोई बुरी नहीं होती, इलाका कोई बुरा नहीं होता, वक्ती मन कोई बुरा नहीं होता। ये हमारे वो अंदाज होते हैं और जज्बात होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, वो उनको ख़राब कर देते हैं। इल्म आप में वुसअत पैदा करता है, आप में बर्दाश्त पैदा करता है, हर एक को एक्सेप्ट करने का जो है ना। और वो जो कहा जाता है कि इल्म से मुराद जो है वो एक मुकालमे का फ़रोग देना होता है, कि स्टूडेंट्स के अंदर हम ये मुकालमे का अगर कल्चर जो है उसको फ़रोग देते हैं। मुकालमा, ये आपने बड़ी अहम बात की कि मुकालमे के कल्चर को फ़रोग देना है ताकि वो टैबूज जिन पे बात नहीं होती उन पे भी बात हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, वंडरफुल डिस्कशन रही है आपके साथ इस मामले पे कि हमें किस तरह कौमियत, लिसानियत को ख़त्म करना है और कौमी हम आहंगी को फ़रोग देना है, कौमी यकजहती को फ़रोग देना है। क्योंकि ज़बान, नस्ल या मज़हब की बुनियाद पर किसी भी तफरीक का दर्स हमें नहीं मिलता। हमारी तालीमात में ना हमारा दीन हमें सिखाता है, ना हमें तालीमी निज़ाम ये सिखाता है। हमें मुत्तहिद होकर रहना है और यही इत्तेहाद, हम जितने मसाइल की बात करते हैं ना, नौजवानों की तरबियत की बात होती है, दहशतगर्दी के फरीद की बात होती है, इंतहा पसंदी की बात होती है, हम हर मुश्किल को डील कर सकते हैं अगर हम यकजान हों, यक ज़बान हों। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सुनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं अलीम अब्बास अवान साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है, दिल की दुनिया, दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है, दिल की दुनिया है कि हर लहज़ा सजी रहती है, उनके आने की मुझे आस लगी रहती है, हाँ उनके आने कि हमें आस लगी रहती है। और मैं वो साहिल नहीं दर दर पे जो देता है सदा, मैं वो साहिल नहीं दर दर पे जो देता है सदा, एक ही दर है जहाँ आँख जमी रहती है,
और जिसकी झोली में है सरकार के दर के टुकड़े, जिसकी झोली में है सरकार के दर के टुकड़े, उसको फिर कौन सी नेमत की कमी रहती है या रसूल अल्लाह।